बीइंग ए जाट ट्रेडिशनली हम लोगों को बहुत इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता। जो नए बच्चे हैं प्रिया, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? 25 से 35 की एज इज द राइट टाइम, यू शुड गेट मैरिड। जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हमारे एग भी उतना ही एज कर रहे हैं। टुडेज टाइम एक एग फ्रीजिंग करके एक सोशल कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी गुड। अर्ली एज में सेक्सुअल रिलेशंस में आ जाते हैं, उनको क्या समझाना चाहोगे? कॉलेज गोइंग गर्ल्स में 80% तक गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्टिव। अपनी बॉडी के लिए हमें जिम्मेवार होना पड़ेगा कि हम इसको ऐसे ही राइट लेफ्ट सेंट्रल लार्जेस्ट के साथ उसके साथ ये आपको फ्रीडम मिला है, बट इस फ्रीडम को इतना मिसयूज मत करो कि एक स्टेज के बाद तुम उसे पछताने लगो। पता चला प्रेग्नेंट हो गए, फटाफट से जाके काउंटर से हमने गोली ले लिया, केमिस्ट ने जैसा बताया हमने खा लिया, उससे आधा हुआ आधा नहीं हुआ, कई बार ट्यूब में है तो वो रप्चर हो गई है। एक अच्छा डॉक्टर चूज करना और ये क्या धांधलेबाजी क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? कोई भी चल के विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ये सब करके आईवीएफ सेंटर खोल लिया है। पेशेंट इनके जाल में बहुत जल्दी फंस जाता है क्योंकि इनके पास एक पूरा टीम होता है लोगों का जो पेशेंट को कंटिन्यूसली फ़ोन कर करके हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मतलब झूठे भुलावे देना। कई बार पेशेंट बोलेगा मुझे तो लड़का चाहिए, हाँ हाँ हो जाएगा। कोई भी आपको बोलता है कि ये सेंटर 80 से 90% 100% रिजल्ट है, सॉरी ये झूठ है। नमस्कार, टीआरडी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी गेस्ट रहेंगी वो रहेंगी डॉक्टर प्रिया दहिया। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। स्वागत है प्रिया आपका। थैंक यू ज्योति, थैंक यू बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अब तुमने ऑफिशियली मुझसे पूछा है कि आप अपने बारे में बताइए, तो मैं प्रोफेशनली बता देती हूँ। मैंने MBBS MD गायनेक किया है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई से। उसके बाद कुछ टाइम मैं उदयपुर में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट थी एंड देन 2009 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए और यहाँ पर मैंने इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस अपना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक आफ्टर दैट उसके बाद मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में एज अ हेड ऑफ IVF डिपार्टमेंट एंड देन अपोलो क्रेडल मोती नगर में हेड ऑफ IVF डिपार्टमेंट, ये सब आई हैव वर्कड। एंड देन अभी पिछले 3 साल से मैं अपना ही एक सेंटर मेरा पश्चिम विहार में जीवन IVF नाम से है और एक ब्रांच हमारी रोहतक में सेम जीवन IVF नाम से है, वो भी पिछले 5 साल से वहाँ पर चल रहा है। तो बेसिकली अभी मैं अपना ही सब मैनेज कर रही हूँ रादर देन वर्किंग एट एनी हॉस्पिटल। गुड। अच्छा प्रिया, कैसे आया तुम्हें कि तुम डॉक्टर बनो और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट बनो? बिलोंग टू ए जाट फैमिली? डॉक्टर बनना तो शायद बचपन से ही आई वॉज इंटरेस्टेड कि मुझे बनना है। माई फादर इज़ ए वेटनरी सर्जन, तो मुझे ये तो था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। इसमें किसी का फोर्स नहीं था, आई माई सेल्फ वॉज इंटरेस्टेड। उसके बाद MBBS करते हुए मैं गायनेकोलॉजी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुई। मुझे सर्जिकल फील्ड अच्छा भी लगता है, सर्जरीज करना पसंद था, तो इसलिए मैंने एक गायनेकोलॉजी को लिया। हाँ, बीइंग ए जाट यस, ट्रेडिशनली हम लोगों को बहुत इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता। बहुत मिथ तोड़ रहे हैं आज हम लोग। यस अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है, बट राइट बैक इन 2009 जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था बिकॉज आई रिमेम्बर एक हम लोगों को एक चैम्बर ऑफर हुआ था जहाँ से मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकती थी। सब कुछ फाइनल होने के बाद दे कॉल्ड मी कि डॉक्टर साहब नेम प्लेट बना रहे हैं, आप प्लीज़ उसमें दहिया की जगह चौधरी लगा लीजिए, सिंह लगा लीजिए या ना लगाए। तो आई वॉज वेरी ऑफेंडेड। उनका डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा बट ये सरनेम से ना थोड़ा इंटेलिजेंट लुक नहीं आती है। सो कहा भाई दहिया तो दहिया ही रहूँगी ना, ये हटेगा। अगर किसी मरीज को मेरे सरनेम से मेरी इंटेलिजेंस का पता लग रहा है तो मुझे भी ऐसे किसी मरीज की ज़रूरत नहीं है। तो आई रिफ्यूज़ देयर ऑफर कि इस तरह से मैं आपके साथ नहीं करूँगी। और बाय गॉड ग्रेस ज्योति पिछले 15 साल से ऑब्वियसली आपका काम ही बोलता है, नाम तो उसके बाद शुरू होता है, बट आज की तारीख में अगर सरनेम की बोलें तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मरीज आके बोलता है जी मैं आपका सरनेम देख के आई हूँ कि डॉक्टर कुछ भी करेगी झूठ नहीं बोलेगी, जो है मुंह पे बोलेगी और साफ बोलेगी। सो आई थिंक ये हमारा एक USP है जो काम करता है। हमारे ट्रेड्स है ऑनेस्टी जो है। हाँ, बुरा लगेगा तो बुरा, लेकिन जो है आपके मुंह पे हम लोग सच बताएंगे। आपको झूठ झाट बोल के कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा और लॉन्ग रन में आई थिंक ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ट्रांसपेरेंसी जो हम लोगों को अपने जेनेटिक्स से मिला हुआ है। आपको पॉडकास्ट पे बुलाने का मेन रीजन यही था कि जितनी बार भी आई कनेक्ट विद यू रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ माइन और माई किड्स, यू ऑलवेज गिव वेरी ऑनेस्ट सॉल्यूशंस। ये नहीं कि बूटा भर भर के दवाई दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया
और एक वही रीजन था कि मेरे माइंड में अगर डॉक्टर पहले आया तो मेरे सबसे पहले माइंड में डॉक्टर प्रिया दिया आई। सो नाइस ऑफ यू। और प्रिया बताओ आगे कैसे क्या गायनेकोलॉजिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? यस, थोड़ा फील्ड थोड़ा सा टफ है बिकॉज इट्स लाइक ए डे एंड नाइट, देयर इज नो टाइम लिमिट कि आपको कितना टाइम करना है। इमरजेंसी कभी भी आ जाती है। थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी है कि यू डू नॉट नो कि ये नॉर्मल चलता चलता कब इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आपका एक स्ट्रेसफुल फील्ड तो है, बट सेम टाइम जैसे मैं बोलती हूँ कि व्हेन यू आर वर्किंग विद पैशन, जब आप अपना पैशन से काम कर रहे होते हो तो सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, आपको सब चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं। मरीज भी आपके जानता है कि हाँ डॉक्टर इस टाइम पे इसके बच्चों को भी इसकी ज़रूरत है, तो मरीज भी हमें काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। एंड विद टाइम जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपकी टीम बन जाती है, तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बट येस, इन स्टार्टिंग व्हेन यू आर बिल्डिंग योर फैमिली, आपके बच्चे छोटे हैं, आपका करियर भी उसी टाइम चल रहा है, तो ये थोड़ा एक ओवरलैपिंग का फेज है जो आई थिंक हर गायनेकोलॉजिस्ट को फेस करना पड़ता है। बट विद फैमिली सपोर्ट, यस डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नए बच्चे हैं प्रिया, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि कैरियर और फैमिली में कैसे सामंजस्य बिठाएं? ज्योति, आज मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की तारीख में आप देखेंगे एवरी गर्ल इज अ वर्किंग गर्ल, शी वांट्स टू वर्क, नोबडी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ करियर कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं शादी के बाद भी करती ही रहूंगी। ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, लाइक वी कॉल इट फ्रॉम एज ऑफ 20 to 35, ये आपके रिप्रोडक्शन के लिए, आपकी फैमिली बिल्डअप करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सेम टाइम पे करियर के लिए भी यही ईयर्स इम्पॉर्टेंट है। So for girls, number one, you should marry on time. I may sound orthodox, मतलब आपको लग सकता है कि डॉक्टर बड़ी पुराने टाइम की बातें कर रहे हैं, बट 25 से 35 की एज इज द राइट टाइम यू शुड गेट मैरिड। यू शुड स्टार्ट योर फैमिली ऑन टाइम कि जितना आप ठीक टाइम पे कंसीव करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन कम होगा, बच्चे को भी एक यंग पेरेंट मिलेगा जो उसको अच्छे से ध्यान रख सकता है उसका। एंड जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, जो बॉडी में जो आपकी ओवरीज हैं वो अंडा बनाना कम कर देती हैं, उसकी क्वालिटी पुअर होना शुरू हो जाती है, बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और ऑब्वियसली बड़ी एज के साथ प्रेगनेंसी तो कॉम्प्लिकेट हो ही जाती है। वन इज यू शुड मैरी ऑन टाइम। इफ यू कांट फॉर एनी रीजन, लाइक यू डू नॉट वांट टू, देन इन टुडेज टाइम एक एग फ्रीजिंग करके एक सोशल कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी गुड। जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हमारे एग भी उतना ही एज कर रहे हैं। तो जो एग हमारी बॉडी में जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं उसी टाइम हमारा रिजर्व डिसाइड हो जाता है। तो जब हम पैदा होते हैं वो एक फिक्स रिजर्व होता है कि इतने मिलियन एग्स हमारी बॉडी में हैं, एंड विद ईच पासिंग ईयर दे कीप ऑन डिक्रीजिंग, दे आर गेटिंग लॉस्ट। सो और हमारी एज मान लीजिए 30 साल हो गई, तो एग की एज भी 30 ही साल हो गई। इट्स नॉट फर्म। इट इज नॉट विद मेल्स। मेल में हर 3 महीने बाद न्यू स्पर्म्स एंड ये बनते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है दैट इज कांस्टेंट। द न्यू स्पर्म्स आर फॉर्म्ड एवरी 3 months, बट फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं है। तो ये नेचर ने बनाया है, वी कैन नॉट चेंज इट ऑल्सो। सो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। लाइक फॉर सम रीजन, लाइक आपको डिले करना है, अपनी मैरिज डिले करना है, तो एग फ्रीजिंग। इफ यू वांट टू डिले योर प्रेगनेंसी आफ्टर योर मैरिज, देन यू कैन गो फॉर एम्ब्रियो फ्रीजिंग। लाइक भ्रूण बना के भी हम उसको फ्रीज कर सकते हैं। सो दैट विल बी यंग एग विच वॉज फ्रोजन एट ए यंग एज। और उसको हम जब आप प्लान कर रहे हैं, लाइक वी गेट गर्ल्स एट एज ऑफ 38, 39, 40 कि मैम नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट ए फैमिली, बट देन यू नो बेटा it is too late. Now your body is not producing that many eggs or they have decreased. So you know, मुझे भी बहुत बुरा लगता है उनको बताने में, बिकॉज आजकल सब 40 पे कोई ओल्ड दिखता भी नहीं है। और जब आप उसको बोलते बेटा तुम्हारा एग बूढ़ा हो गया, सो दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू काउंसिल, फॉर वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे हैव मिस्ड द बस, कि उनका चांस चला गया, अब तो एज तो रिवर्स नहीं हो सकती। वो बहुत इमोशनली उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो एज एंड व्हेन जब हमें चांस मिलता है, हम बताने की कोशिश करते हैं बेटा यू नो स्टार्ट योर फैमिली ऑन टाइम, और इफ यू कांट जस्ट गो फॉर दिस सोशल एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, वॉट एवर, बट जस्ट लुक एट द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कि ये रुकने वाला नहीं है। कितने भी हम कॉस्मेटिक इससे वी कैन लुक यंग, बट इनसाइड बॉडी तो अपने पेस पे चल रहा है, वो तो वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, जैसे एक ये मेरा क्वेश्चन रहेगा प्रिया कि
एग फ्रीजिंग जो है वो जो प्रोसेस है, इज इट पेनफुल? So egg freezing is done under anesthesia. ओके. बिकॉज हम लोग जनरली बॉडी में एग को बनाते हैं. नॉर्मली हमारी बॉडी में एक एग ही बनता है नेचुरली, बट व्हेन वी वांट टू फ्रीज तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा नंबर ऑफ एग फ्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो वो प्रोसेस में लॉस्ट होते हैं, कुछ फ्रीजिंग के टाइम भी लूज हो जाता है. तो हम लोग थोड़ा ओवर स्टिमुलेट करते हैं विद इंजेक्शंस. देन उनको एग को आपकी बॉडी से इंजेक्शंस के थ्रू निकाल लेते हैं. दैट इज डन अंडर एनेस्थीसिया. थोड़ा बेहोश करते हैं, शॉर्ट एनेस्थीसिया देते हैं, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे यू आर एज गुड एज नॉर्मल. उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर. नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके. अच्छा प्रिया, देखो जैसे लेट मैरिजेस की हमने बात कर ली है, आप लेट बेबी पैदा करना चाह रहे हो उसकी बात कर ली. एक जो आजकल कंसेप्ट चला हुआ है ना, बच्चे बहुत फ्री हो गए, बहुत अर्ली एज में सेक्सुअल रिलेशंस में आ जाते हैं, उनको क्या समझाना चाहोगे? इट्स इज वेरी वेरी कॉमन ज्योति. जितना हम सोच सकते हैं ना उससे कहीं ज्यादा कॉमन है ये. बिकॉज हम लोग एक जोक होता है हमारे में कि एक गायनेकोलॉजिस्ट का जो चैम्बर है ना, वो एक बिग बॉस का कन्फेशन चैम्बर टाइप होता है, जिसमें लोग आके अपने सब सच हमारे सामने बता के जाते हैं इन ए क्लोज रूम. सो वी नो दैट व्हाट इज द क्वांटम ऑफ दिस सिचुएशन. सो इट इज वेरी वेरी कॉमन. मैं कह सकती हूँ ये 80% आप इसको मान सकते हैं कि इफ कॉलेज गोइंग गर्ल्स में 80% तक गर्ल्स आर sexually active. Whether it is right or wrong, actually we are not the ones to decide. But हाँ, कहीं ना कहीं we have to be what I would say is हमें जिम्मेवार होना पड़ेगा. लड़कियों को भी मैं यही समझाती हूँ कि अपनी बॉडी के लिए हमें जिम्मेवार होना पड़ेगा. कि हम इसको ऐसे ही राइट लेफ्ट सेंट्रल लार्जेस्ट के साथ उसके साथ ये आपको फ्रीडम मिला है, बट इस फ्रीडम को इतना मिसयूज मत करो कि एक स्टेज के बाद तुम उसे पछताने लगो. यूज इट वाइजली. आज आपके पास फोन है, प्राइवेसी है, कहीं भी आते हैं जाते हैं, यू आर अर्निंग योर सेल्फ ऑल्सो, बट डोंट मिस यूज एट द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी. गर्ल्स आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक एनीथिंग. ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, लाइक दे हैड रिलेशन एंड फिर एकदम से याद आया, सो दे स्टार्टेड टेकिंग पिल. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ओवर द काउंटर अवेलेबल है, मार्केट से जाके ले लिया. एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया. सो कोई भी हार्मोन की चीज हम ऐसे ही रैंडमली बीच में लिए जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए. देन दे कम अप विद प्रॉब्लम्स कि अभी पीरियड इरेगुलर हो गए, वजन बढ़ गया है, ये है, इस तरह की. एंड देन इन्फेक्शंस आर कॉमन. देन अबॉर्शन, पता चला प्रेग्नेंट हो गए, फटाफट से जाके काउंटर से हमने गोली ले लिया और केमिस्ट ने जैसा बताया हमने खा लिया. उससे आधा हुआ, आधा नहीं हुआ. कई बार ट्यूब में है तो वो रप्चर हो गई है. I'm telling you, it is very common and girls should be educated in mass about this problem that बेटा ध्यान से थोड़ा, it's your body. कुछ भी प्रॉब्लम होता है, in future you are going to suffer. साथ तो इस शरीर नहीं देना है प्रिया. एट द एंड तक यही अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप अपनी फैमिली में भी ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बीमार रहोगे, कैसे सेट कर पाओगे? फैमिली आगे बनानी मुश्किल हो जाती है. बिल्कुल. एंड सेम बॉयज के लिए मैं आपको बताऊंगी ज्योति, बिकॉज आज की तारीख में कानून है हमारे देश में, POCSO, पॉक्सो जिसको बोलते हैं, 2012 से आया है. इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी लड़की हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, सो ये एक ऑफेंस है फॉर द बॉय हु हैज कॉज्ड दिस. अगर वो लड़की किसी के भी कॉन्टेक्ट में आती है तो दैट पर्सन हैज टू इन्फॉर्म पुलिस. सी, मेरे पास कोई अनमैरिड गर्ल आती है हु इज लेस देन 18, सो बिफोर डूइंग एनीथिंग विद हर, माय फर्स्ट जॉब इज टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन दैट सच एंड सच गर्ल सच इज लेस देन 18 और वो प्रेग्नेंट है. आगे पुलिस कुछ करती है कि नहीं वो एक सेपरेट मैटर है, बट एज अ फर्स्ट आई एम द फर्स्ट कॉन्टैक्ट. वो फर्स्ट मेरे पास आई है तो मुझे इन्फॉर्म करना है, दैट इज माई ड्यूटी. तो उस चक्कर में और इन्फॉर्म करते ही ऑब्वियसली द प्रोसेस स्टार्ट्स. तो फिर वो एक रेप की कैटेगरी में चला गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया. देन द बॉय विल बी ट्रेस्ड और उसके अगेंस्ट वो होगा, चाहे वो 18 से कम है चाहे 18 से ज्यादा है. और आप देखो 17-18 साल के कौन बच्चे होते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे. ठीक है, कुछ पता नहीं है, हाथ में फोन आया हुआ है, सारी नॉलेज उस पे है. दे आर एक्सप्लोरिंग, दे डू नॉट नो. उन बच्चों पे हमें कई बार बहुत तरस आता है. पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है. हाँ, क्यूरियोसिटी में उन्होंने कर लिया. बच्चा भी 17 साल का था, उस लड़के को भी नहीं पता उसने क्या किया है. एंड नाउ व्हेन द गर्ल हैज गॉन टू अ हॉस्पिटल और वेयर एवर जहाँ पे उसका मेडिकल लीगल केस हो गया है, अब वो लड़का फंस गया है. अब यहाँ पे पेरेंट भी फंसे हुए हैं, लड़का भी फंसा हुआ है, लड़की और उसके पेरेंट भी फंसे हुए हैं फॉर अ स्मॉल मिस्टेक. केवल इस पॉडकास्ट के जरिए मैं मतलब सब बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, रादर पेरेंट्स को, दैट एजुकेट योर चिल्ड्रन, बी देयर फ्रेंड. उनको बोलो बेटा कुछ भी हो जाए तो फर्स्ट आके हमें बताओ.
ठीक है, मैं छोटी सी आपको बताती हूँ, रियल इंसिडेंस ही है हमारे साथ, बिकॉज हमारे एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है उसी में. सो देयर वाज वन गर्ल, वो स्कूल यूनिफॉर्म में आई थी 11-12 बजे के आसपास, पेट दर्द करके किसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड लिखवा के लाई थी. तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगा, वी रियलाइज दैट शी इज प्रेग्नेंट. उसको कुछ नहीं बोला, उसको बोला बेटा बाहर जाके बैठ जाओ, जब मम्मी को फोन कर दो, मम्मी को एक बार आप बुलवा लो. उसको शायद पता होगा कुछ भी, वट एवर शी स्टार्टेड मेकिंग, नहीं मम्मी घर पे नहीं है, पापा भी नहीं है, ये है वो है, ऑल दिस थिंग. बट देन वी हैंडल्ड इट मेच्योरली कि बेटा एक बार मम्मी का नंबर दे दो, हम लोग एक बार घर पे बात कर लेंगे. सो ऐसे ही धीरे धीरे शी रियलाइज कि ये लोग तो ऐसे नहीं करेंगे, एंड बिकॉज भीड़ थी बहुत सारी तो वो चली गई. उसकी मम्मी शाम को 5-6 बजे आई होगी जब हम लोग नहीं थे, बाकी स्टाफ था वहाँ पे, एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग कि आपने मेरी लड़की को इस तरह से उसके बारे में बोला, ये ऐसी लड़की नहीं है, और इस तरह से उसने काफ़ी शोर मचाया. ऑब्वियसली हम लोगों ने बोला कि जो हमें ठीक लगा हम बता रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है. वो चले गए. उसके बाद वी डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम देम. और आई थिंक 4 दिन बाद वी सॉ न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर कि गर्ल विद इन सीरियस कंडीशन रीच संजय गांधी हॉस्पिटल विद प्रेगनेंसी. शी हैज़ टेकन द पिल्स, दुकान से ले लिया होगा, और उसके बाद उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया. फिर वो हॉस्पिटल गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ऑब्वियसली जिस भी हॉस्पिटल में जाती वहाँ से पुलिस इन्फॉर्म तो होना ही था. एंड नाउ द बॉय वॉज ट्रेस्ड. वो भी उन्हीं की क्लास का लड़का था. मतलब इस सिचुएशन में मुझे पढ़ के भी वो समझ आ गया शायद ये वही लड़की है जो 3-4 दिन पहले हम लोगों के पास से गई है. अब इस चीज़ में एज ए डॉक्टर ऐसा नहीं कि मैं उसको छुपा सकती हूँ, मैं भी कानून के दायरे में आती हूँ. कल को कुछ भी उन लोगों का आपस में मेडिको लीगल होता है तो एज ए डॉक्टर हमें भी बुलाया जाता है कि आपने फर्स्ट उसमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इसको. तो यहाँ पे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों का प्लीज़ 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता उसको इसको कैसे हैंडल करना है. ये जो मुझे फ्रीडम मिल गई, मुझे इतने दोस्त बनाने को मिल गए, मुझे कैसे हैंडल करना है. तो माँ बाप का रोल बहुत ज़रूरी है. इस चीज़ को अपने दिमाग से हम लोग निकालें कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता जी, पड़ोसी का कर लेगा, मेरा नहीं करेगा, मेरी नहीं है ऐसी, बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं है. बच्चे सारे बराबर है, बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे ही हैं. आप अपना याद करो, हमारे भी हार्मोन सर्ज जब होता था हमारे पास फ़ोन नहीं थे. बस आज के बच्चों के पास फ़ोन है, प्राइवेसी है, फ्रीडम है, फ्रीडम टू गो. तो बॉडी में हार्मोन तो हो ही रहा है सर्च, तो वो बच्चा टाइम बदल रहा है भाई, टाइम बदल रहा है ना. तो फिर वही वाली बात है कि जैसे हमारे टाइम में पेरेंट्स का एक बिल्कुल सिर पे रहते थे पेरेंट्स. अभी पेरेंट्स भी वर्किंग है, दोनों ही वर्किंग है. पहले मदर ज्यादातर घर पे रहती थी हमारे टाइम में, तो वो पूरा ध्यान रखती थी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना भी फ्रीडम हो, बट उनको ये रहता था कि ये चीजें दायरे में है नहीं है. वो ध्यान चाल से बता देती थी कि कहाँ किससे बात करके आ रही है, किससे बात. मेरी माँ तो जरूर बता देती थी. बिल्कुल, हम लोग भी इसी सिचुएशन में थे. और आज वापस देखे तो ऐसा लगता है ठीक था, उतना कंट्रोल जरूरी भी था उस टाइम पे. तो ये कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और इसमें पेरेंटिंग इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट ईच डे. तो वी हैव टू बी देयर फ्रेंड, वी हैव टू बी देयर फॉर देम टू टेल बेटा ये गलत है, ये ठीक है. यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो हम पहले जने होने चाहिए जिसको आप आके बताओ. तो अगर उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मदर थोड़ा सा हम लोगों के साथ कोऑपरेटिव होती तो वो सिचुएशन हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर देते, रादर देन वो बच्चा किसी इमरजेंसी में लैंड अप होने के. मैंने एक बार एक सोशल मीडिया हैंडल पे क्यूरा पे, शायद क्यूरा ही बोलते ना, क्यूरा पे मैंने पढ़ा था. एक लड़की प्रेग्नेंट थी, स्कूल गर्ल थी, 11th-12th की, एंड उसने डाला हुआ था पोस्ट कि आई वांट टू कमिट सुसाइड बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट एंड नाउ द गाय जस्ट ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर, और मैं अब क्या करूँ, आई वांट टू डाई. तो जितने रिप्लाई थे ना, जो मेच्योर रिप्लाई थे, उन्होंने सबने एक बात बोली थी, टॉक टू योर पेरेंट्स, वंस टॉक टू योर पेरेंट्स. फिर उसका करीबन महीने बाद वापस से मैसेज था कि येस आई टॉक टू माई मदर. 2-4 थप्पड़ लगाए उन्होंने, बट शी हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी क्विकली. और वो लड़का भी आ गया वापस, उससे भी बात करी, सब करके बहुत अच्छे से हैंडल हो गया. आई वांट टू लिव नाउ. तो पेरेंट्स ये होते हैं आपके लिए. पेरेंट्स बिल्कुल आपको थप्पड़ मार देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन थप्पड़ खा लो. हाँ, खा लो, उसमें हो गया. तो आपकी गलती हुई है, ये मान लो कि मुझसे गलती हो गई है, तो मम्मी पापा का गुस्सा जायज है. एक बार को इनको एकदम आएगा इनके दिमाग में भी कि क्यों किया तूने ऐसा, फिर बाद में संभालेंगे भी वही लोग. तो उन बच्चों को ये बहुत जरूरी है जानना. बिल्कुल. और सबसे पहली बात माओ से ही कहूंगी कि आप ना अपने बच्चे के हाल चाल ढाल, बाल बनाने पे, सब चीजों पे एक बार नजर रख लो. टोको मत, ध्यान रख लो बस. क्योंकि आज के बच्चे ना टोका टोकी भी नहीं सहन कर पाते हैं, उनको उनका थोड़ा सा अलग तरीके का है आजकल व्यवहार. तो आप उन पे नजर रख लो और धीरे धीरे बातों में समझाना शुरू करो, उतने में समझ जाते हैं. स्मार्ट से फोन ले लीजिए. 1-2 चीजें जो हम लोग मतलब वी जस्ट आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि रात को भी 10 बजे आपको गैजेट सबमिशन टाइम है.
इस टाइम फोन हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड, जिस टाइम हम आपको बोलेंगे कि लॉक आपको खोल के दिखाना है मेरे को फोन, तो उस टाइम आप डिनाई नहीं करोगे कि मैं फोन का अपना पासवर्ड नहीं दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगा। तो वी शुड हैव, जैसे मैं बोलती हूँ तुम लोगों को अगर मेरे फोन का एक्सेस है तो मुझे भी तुम्हारे फोन का उतना ही एक्सेस होना चाहिए। तो ये बराबर दोनों साइड चलना चाहिए। माई डॉटर इज 1 is 25, 1 is 26, तो उनके दोनों के पासवर्ड सारे मेरे पास। आगे कहते हैं आपको याद रहते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये फ्रेंडशिप जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक अच्छा हेल्दी लाइफ देने के लिए ना बच्चे को, तो ये दोस्ती बहुत जरूरी है। और ना आजकल मैं आपको बताऊं ज्योति, एक बच्चों में बॉयफ्रेंड होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, दिस हैज बिकम ए सोशल प्रेशर। उनको लगता है अगर ये नहीं है मेरे पास तो मैं कुछ कम हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है। सो वो एक दूसरे लोग मुझे जज ना कर लें कहीं मैं बॉयफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है। तो इसीलिए ना रादर देन सेइंग कि ये बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, उनको ये बोलना है कि बेटा है तो बताओ, हमसे मिलवाओ, ठीक है, वी आर ओपन टू मीट। और वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर पेरेंट्स मिल लेते हैं ना, तो लड़के को भी प्रेशर रहता है कि हाँ उसके माँ बाप की नजर में मैं हूँ, रडार पे हूँ मैं, मतलब तो वो बहुत इजी हो जाती है। मतलब ये लड़के को अगर आप में इंटरेस्ट है तो उसको आपके पेरेंट्स में भी होना चाहिए इंटरेस्ट, रादर देन जस्ट मीटिंग यू। तो उतना ओपन, आई थिंक हमें टाइम के साथ वी हैव टू बी ओपन एंड वी हैव टू टॉक एंड वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। प्रिया, जैसे जो पिल्स ले लेते हैं बच्चे, ये क्या 72 आवर्स पिल बोलते हैं इनको, ये सब चीजें, या रेगुलर में भी अगर कोई ले रहा है बच्चा, तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं? देखो ज्योति, पिल्स 3 तरह से हम लोग बोलते हैं। वन इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे आर टेकन लाइक हार्मोन पिल्स ही हैं, लो डोज में होती हैं, तो जो मंथली लेते हैं ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो। सो उसको हम सेफ मानते हैं बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। आप एक लो डोज में हार्मोन ले रहे हो जो आपकी बॉडी में वैसे भी मौजूद है, तो उससे आप मंथली प्रेग्नेंट होने का आपका डर चला जाता है। सेकेंडली, कई बार हम यही पिल्स पीसीओडी और इन सब में भी देते हैं, सो दे आर सेफ ड्रग्स। दूसरा आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लाइक दे हैव डन समथिंग और विद इन 72 आवर्स दे आर टेकिंग दैट पिल। सो वो इट्स एक्चुअली नंबर वन, इट्स नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड। ऐसा नहीं कि 100% उससे नहीं होगा, और ये कभी कभी वंस इन ए वाइल कभी यूज किया तो ठीक है, बट आप बच्चे उसको रेगुलर यूज में ले लेते हैं कि महीने में 4 बार ले लिया, महीने में 5 बार ले लिया, तो वो डैमेज करता ही करता है। इट्स नॉट सेफ, और मतलब हेल्दी वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तो ये है ही नहीं। थर्ड, वी सी गर्ल्स की प्रेगनेंसी पता चल गई, केमिस्ट के पास गए, उसने गोली पकड़ा दी, आज एक ले लो, कल एक ले लो, परसों एक ले लेना, ऐसे उसने ले ली, और शी स्टार्टेड ब्लीडिंग ऑल्सो। ना वो ठीक से अबॉर्शन हुआ, ना वो मतलब ठीक हुआ, और थोड़ा थोड़ा उसका अंदर वो भी बच गया। और कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में थी, वो बच्चे ने जाके काउंटर से ले ली और वो फट गई अंदर। सो मेरा एडवाइस बच्चों को यही है, नंबर 1, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ना करें रेगुलर बेसिस पे। वंस इन ए वाइल, कभी 4-5 साल में कभी आपने एक बार ले ली, फाइन, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। सेकेंड इज अबॉर्शन पिल्स, प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट के पास से लें। उससे पहले वो आपका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू नो कि वो प्रेगनेंसी यूट्रस में है या ट्यूब में तो नहीं है, और वो आपको प्रॉपर कोर्स बताते हैं। एंड उसके बाद वो आपको 10 से 15 दिन के बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करने को बोलते हैं कि आप इसको चेक कर लीजिए कि पूरा ढंग से निकला है कि नहीं। सो दैट इज द सेफेस्ट वे। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हम बोलते हैं, ओसी पिल्स, दे आर द सेफेस्ट ड्रग्स टू बी टेकन। सेकेंड इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कॉन्डोम वगैरह यूज किए जाते हैं। दीज आर द सेफ चॉइसेस फॉर यंग पीपल। अच्छा प्रिया, हमारे पास ना एक आज के टाइम में एक नई चीज और है हमारे पास ना, फट से गूगल पे पहुंच जाते हैं। हमारे तो गूगल पेरेंट्स ही होते थे, या मतलब दोस्तों में तो वही अधकचरा मिलता है। अपनी एज के लोग तो आपको अपने हिसाब से ही बात बताएंगे, जितनी आपको पता उतनी उनको पता है। तो एक फिर सेफेस्ट लगता है कि गूगल से पूछ लेते हैं। तो गूगल फिर कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है? एक्चुअली गूगल बाबा, हम लोग तो उसको डॉक्टर गूगल भी बोलते हैं, बिकॉज इवन माय सन, कुछ भी उसको प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले वो गूगल टाइप करके देखेगा कि कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे क्या लेना है। मतलब पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो भी उनसे पूछने की बजाय वो पहले गूगल पे जाके पूछता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या लेना है। सो आप इमेजिन कर सकते हो, जनरल पब्लिक में गूगलिंग करना इज वेरी वेरी कॉमन। सो गूगलिंग करना हम लोग उतना बुरा तो नहीं बोलते, बट यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक। नंबर 1 तो हमें ये नहीं पता कि हमें अपनी उस प्रॉब्लम के लिए, लाइक अगर आपने बोला लूज मोशन, तो गूगल आपको लूज मोशन में कैंसर तक पहुंचा देता है कि लूज मोशन से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको पेट का कैंसर भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली आप डर जाओगे, तो वहां गूगल हार्मफुल है आपको, बिकॉज वो आपको वर्स्ट सिनेरियो बता रहा है। कुछ चीजें जैसे स्पेसिफिक मान लीजिए आपको फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस में बोल देती हूँ,
तो उस टाइम हम भी पेशेंट को बोलते हैं, बिकॉज सब कुछ चीज़ें उसको मैं नहीं बता पाती एक सिटिंग में, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप इससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, ये ऑथेंटिक साइट है जहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो रादर देन लिसनिंग टू एवरी person who is giving some ज्ञान on this, you go to authentic site, you read about it. So उससे क्या है, एज ए डॉक्टर हमें बहुत हेल्प मिलता है that my patient is mentally prepared. नहीं तो उसको लगता है एंडोमेट्रियोसिस है, डॉक्टर के पास गई थी, इसने दवाई दिया था, ठीक क्यों नहीं हो गया मेरा. उस चीज को एक्सेप्ट करना कि ये ऐसे जाके सिंपल दवाई ले लिया ठीक हो गई वाली इलनेस नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट. तो वो उसको गूगल से जब पता चलता है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि बस मुझे ये टाइम बिंग के लिए जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट मेरी बॉडी में ये इलनेस रहने वाला है. तो उन सिचुएशंस में हम लोग बोलते हैं गूगल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है गूगल करना, बट फॉर एवरी रैंडम थिंग वी शुड अवॉइड. क्योंकि अभी तो पेशेंट इतना सब पढ़ के आ जाते हैं, दे जस्ट डिसाइड दैट मेरे को ये ट्रीटमेंट आप मिलना चाहिए, मेरी इलनेस ये है, मेरा डायग्नोसिस मैंने बना लिया है, मेरा ये है, आप मुझे दे दीजिए. ठीक है. सो इस तरह तक जा चुके हैं लोग, खुद ही डॉक्टर बन के आ जाते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये है और आप मुझे ये करके दे दीजिए इसका. तो उस तरह से गूगल थोड़ा सा नहीं, अगर आपके पास एक डिग्री है तो उसका कोई मतलब है, वो एक पढ़ाई की गई है, इतने साल खपाए गए हैं, आप इतने लंबे एक्सपीरियंस के साथ अगर एक चैम्बर में बैठ के आप लोगों को डील कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट इजी कि टाइप करा और हो गया. डॉक्टर्स हैं, आपको डिटेल वीडियोस मिल जाती हैं, बट फिर भी एक पर्सनली जो आप जाके मिलोगे, अपनी बातें बताओगे, वो एक डिफरेंट सिनेरियो रहता है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा. अच्छा प्रिया, एक और सवाल मेरा है जो कि आजकल हर सेकंड और थर्ड मैं कहूंगी लड़की के साथ प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओडी. क्या है ये सीन? पीसीओडी एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज मैं इसको नहीं बोलूंगी, इट्स एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस. ठीक है. और यू आर राइट, एवरी सेकेंड गर्ल, मैं कह रही हूँ एवरी ऑल्टरनेट गर्ल इज हैविंग पीसीओएस. सो पीसीओएस और अब इतना कॉमन क्यों हो गया, लाइक लेट 90s में जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे तो मुझे याद है हम इसका एक पैराग्राफ पढ़ते थे. जब हम लोग एमडी करने लगे तो उस टाइम पे एक चैप्टर होता था इसका कि एक चैप्टर है पीसीओ. और अभी तो देयर आर बुक्स ऑन पीसीओएस, देयर आर 3-4 days कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज ऑन पीसीओएस बिकॉज इट हैज बिकम सो कॉमन. सो इसके कॉमन होने के कारण है, नंबर 1 हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है. ठीक है. हम लोग सीडेंटरी, हम लोग काम कम करते हैं, हम बैठ के ज्यादा चीजें करते हैं, मैकेनिकल चीजें ज्यादा हो गई. हाँ. सेकेंड हमारा स्ट्रेस लेवल्स, हमारा खान पान, फास्ट फूड जनरेशन है, सब कुछ फास्ट चाहिए. जोमेटो स्विगी ऑर्डर कर रहे हैं, फटाफट घर पे खाना आ रहा है, तो उसके अंदर कितना ट्रांस फैट है, कितना ये है, हेल्दी क्या है. सो वी आर नॉट ईटिंग हेल्दी, वी आर नॉट वर्किंग हेल्दी. फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उसके बाद हमारा पेस्टिसाइड है फूड में. तो किसी भी तरह से आप इससे बच नहीं सकते, चाहे आप पानी से ले लीजिए, एयर से ले लीजिए. सो हर तरह से नाउ एवरीथिंग हैज चेंज. So same way it has, body is not coping up with it, so body has this hormonal imbalance. So ultimately ये सब मिला के हमारी ओवरीज में जो हार्मोन रेगुलरली हमें ब्रेन से मिलना चाहिए था, वो एक बड़ा जिगजैग फैशन में उसको मिलता है कि एक हार्मोन हाई हो गया, एक लो हो गया, एंड ओवरी गेट कंफ्यूज. तो ओवरी अपना जो एग है वो टाइम से नहीं बना रही है. ये मैं बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि ओवरी कंफ्यूज हो गया है कि अब मुझे वो जरूरी है. हाँ. सो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा. ओव्यूलेशन मतलब जो एग हमारा टाइम से रप्चर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. सो पीरियड्स आर नॉट कमिंग ऑन टाइम. ठीक है. अब इम्बैलेंस है हार्मोन का, तो वो है, ऐसा तो नहीं है कि वो केवल ओवरी को इफेक्ट कर रहा है, वो हमारे बॉडी के हर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है. सो उस वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस और हमारा धीरे धीरे हमारा जो मोटापा और हमारा पीरियड नहीं आना, फिर हमें हेयर फेस पे बहुत हेयर आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स बहुत आने शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज वी कॉल पीसीओएस सिंड्रोम. मतलब ये सब चीजें उसके अंदर आनी शुरू हो गई. सो सम टाइम यू आर लकी, आपने अपने आप को संभाल लिया, आप अपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, अपना वेट रिड्यूस कर लिया, यू आर ईटिंग हेल्दी, सो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है. आप इसी तरह से चलते रहे तो सम टाइम यू मे गेट डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट. आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है. फॉर्चुनेटली उसमें नहीं आई, तो अगर पीसीओ ऐसे ही बना रहा तो आपको लेट एज में आके डायबिटीज, बीपी, एंडोमेट्रियल कैंसर तक की सिचुएशन लेट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हो सकती है. जनरल एडवाइस फॉर एवरी गर्ल, स्पेशली जब लड़कियां 11वीं 12वीं इस फेज में है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है
और खाने पीने का तो जो आ रहा है, चिप्स के पैकेट बगल में पड़े हुए हैं, बैग में भी है, बेड पे भी पड़े हुए हैं, बिस्किट, इससे पेट भरा जा रहा है। उसके एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, सब कुछ हम लेटे लेटे वहीं बैठ के करते हैं, ना हम मूव आउट करते हैं कहीं पे। तो वो ऑब्वियसली आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी ध्यान कब जाता है, जब हमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़कियां तो डॉक्टर के पास तभी आती हैं जब उसका चेहरा पिंपल से पूरा भर जाता है कि अब मैं क्या करूं। या फिर मम्मी बहुत टेंस हो जाती है कि इसको रेगुलर पीरियड नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं इसके साथ है। तो इस सिचुएशन में व्हेन दे कम, जनरल फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ही हम लोग वेट रिडक्शन और योगा इज़ वेरी गुड फॉर पीसीओ। तो इस तरह की हम सिंपल चीज़ों से पहले ट्रीट करते हैं। हाँ, एक्सट्रीम सिचुएशन जाती हैं तो हम लोगों को ओसी पिल्स वगैरह पे जाना पड़ता है कि पिल्स आप 6 मंथ्स ले लीजिए, बट स्टिल मतलब मैक्सिमम केसेस दे आर हेल्प बाय वेट रिडक्शन। बचने का एक ही उपाय है, अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह करो, हेल्दी खान पान करो, कंट्रोल, पोल्यूशन कम करने में अपनी हेल्प करो, पौधे लगाओ बहुत सारे, या बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल दिस। कि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं हमें गर्ल्स को पीसीओ हो रहा है, बॉयज में मेल इनफर्टिलिटी टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। ये भी एक टॉपिक ऐसा है प्रिया, लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि मर्दानगी शब्द एक ऐसा दिमाग में भर दिया गया है ना, उसके बारे में बताओ। ये भी बहुत कॉमन हो गया ज्योति। लाइक एक तो इसमें जो अभी एक लेटेस्ट स्टडी हुई थी कुछ साल पहले, जिसमें पाया गया कि जितना हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, दैट प्लास्टिक इज क्रिएटिंग मेल इनफर्टिलिटी। वो कहीं ना कहीं स्पर्म जनरेशन, स्पर्म के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं ये दिक्कत दे रहा है। सो एज मच एज पॉसिबल हमें अपने स्पेशली खाने, किचन से हम जितना प्लास्टिक हटा सकें, हमें किचन से अपने प्लास्टिक को कम कर देना चाहिए। दिस प्रॉब्लम, जैसे इसको हम पहले इनफर्टिलिटी में 20 से 30% केसेस देखते थे, अभी हम 50% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी हमें दिखता है। और अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि बच्चा नहीं हो रहा तो वो उंगली तो वो फीमेल पे ही जाती है कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, एंड वही है जिसको सारे दिन सुनना पड़ता है कि, और अगर है प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। सो प्रॉब्लम, सी व्हेन वी आर ट्रीटिंग, जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम, वी ऑलवेज से कि प्रॉब्लम एज अ कपल है। यू बोथ वांट चाइल्ड, बच्चा दोनों की जरूरत है, इसकी अकेले की। तो ना ही वो उस लड़की को छुपाना चाहिए, ना ही लड़के को छुपाना चाहिए। तो उसको बार बार छुपा के, दबा के, उसको ऐसे ना करके, ऑब्वियसली बहुत लोगों से डिस्कस मत कीजिए, बट छुपाइए मत उसको। अपने घर का मैटर है, बच्चे आपस में डिस्कस करें, डॉक्टर से डिस्कस करें, रादर देन कि आप लड़की को ये मत बताना, ये कर दो, उसको ये मत बताना, उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हम किसी को कुछ बताते नहीं है, सो दैट इज प्रोफेशनल सीक्रेसी। सो अभी नेवर टेल। हमारे लिए जवाबदारी होती है एक मरीज हस्बैंड वाइफ के लिए। हम तो बोलते पेरेंट को भी हम तब बताएंगे जब आप उनको हमारे चैम्बर में अपने साथ लेके आएंगे। सो इंडिविजुअली वी डू नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू एनीवन, चाहे हमारे घर का ही मेंबर क्यों ना हो। सो उस चीज़ से आप डरिए मत कि डॉक्टर को बताएंगे तो वो किसी को बताएगा। डॉक्टर बिल्कुल नहीं बताएगा, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको। तो अपने प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, एंड इट शुड बी ओपन टू बोथ बॉय एंड द गर्ल कि ये प्रॉब्लम है और इसको इस सोल्यूशन के लिए ये रास्ता चुनना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मेल फर्टिलिटी में है, इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इसमें कई बार तो कम है शुक्राणु, उनकी क्वालिटी पुअर है, मोटिलिटी प्रॉब्लम है। एक सिगरेट स्मोकिंग इज ए प्रॉब्लम। सिगरेट स्मोकर जो ज़्यादा रहते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। क्रॉनिक अल्कोहल, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इवन जैसे मैं रोहतक में ओपीडी करती हूँ तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग, हम लोग जब भी पूछते हैं कि स्मोकिंग है, नहीं जी मैं तो नहीं पीता, तो देख लो, हाँ जी हुक्का तो पीता हूँ, तो भैया हुक्का भी स्मोकिंग ही है। ठीक है, तो आप इसको, हुक्का कोई हेल्दी चीज नहीं है जिसको आप ये सोचो कि जी मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, जी मैं तो हुक्का पीता हूँ। हुक्का इतना हेल्दी भी चीज नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको हुक्का भी बंद करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं हमें धीरे धीरे और हेल्दी डाइट की तरफ, खीरा, टमाटर, इस तरह की चीजें, ऑर्गेनिकली ग्रोन चीजें भी हमें हेल्प करती हैं। देन एक स्टेज होती है जहाँ पे वो ट्रीटेबल होता है, एक स्टेज होती है जहाँ पे वो ट्रीटेबल नहीं होता। तो वो डायग्नोज कराना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं ट्रीटेबल कैटेगरी में हूँ या मैं अनट्रीटेबल कैटेगरी में हूँ। एंड डोंट गेट, मतलब कई बार वी सी पीपल जो जिनको डायग्नोज हो जाता है कि प्रॉब्लम है, काउंट कम है, जो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है कि पता नहीं मैं ही दुनिया में ऐसा हूँ जिसके साथ ये हुआ है।
सो प्लीज, ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों में है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। एंड आजकल इतनी टेक्निक्स आगे बढ़ चुकी हैं दैट यू कैन हैव योर बायोलॉजिकल चाइल्ड। अगर बिल्कुल एजोस्पर्म जिसमें बोलते हैं कि कोई स्पर्म ही नहीं है, दे ऑल्सो कैन हैव देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड। मतलब इतनी ज़्यादा टेक्निक्स एडवांस हो चुकी हैं, तो यू हैव टू टेक हेल्प। मतलब हेल्प लेने से शर्माए नहीं, घबराए नहीं, हेल्प से सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, वो अंदर सोच सोच के घुट के अंदर ही बैठे रहोगे और आप किसी को डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं करोगे तो फिर तो आप फंस के रह जाओगे। तो बेटर है कि ज्यादा जब घुटना शुरू हो जाओ तो एक बार डॉक्टर के पास जाके थोड़ा बता लो, कह लो, शायद कोई रास्ता निकल जाए। और उस घुटन में वो लड़की भी शामिल हो जाती है बेचारी। कई बार वो ना वो इलाज लेना चाहता है, ना वो किसी को बताना चाहता है, और वो लड़की बिल्कुल बंधी हुई है, ना वो भी किसी को बता नहीं सकती, लेकिन ताने उसको सुनने को मिलते हैं। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन एंड में कहाँ निकालते हैं वो लोग? जब हमारे केबिन में आते हैं, व्हेन वी टॉक टू दीज गर्ल्स, तो कई बार तो वो हस्बैंड के सामने भी उतना नहीं बता पाती। तो जब मैं उन्हें अल्ट्रासाउंड के केबिन में लेती हूँ तब वो बिल्कुल अकेली होती है मेरे साथ। तब हम उनसे पूछते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा डिस्कस करोगे तो हमें पता चलेगा। तब ज्योति हमें इतनी सारी सच्चाई पता चलती, मतलब मैं बोलती हूँ समाज की असली सच्चाइयाँ जब निकल के आती हैं आपके सामने ना, कि ये है जो चल रहा है इनके साथ। सो प्लीज बी मोर ओपन, डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकलेगा उसके। बहुत इजी है ब्लेम गेम खेलना ना। किसी भी रिश्ते में आपके घर में अगला वंश नहीं आ रहा है तो आप बहू पे डाल दो, बेटे को तो देखो ही मत। हालांकि चाहे बेटे में प्रॉब्लम, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने तो क्रिएट की नहीं है ना, ये तो हो रही है, नेचुरल है। तो इसमें आप इस पे गेम डालो, उस पे डालो, उससे अच्छा की बात ही कर लो, डॉक्टर के पास ही चले जाओ, रास्ता तो निकल आएगा। कई बार तो 2-2 शादियां हो चुकी होती हैं इसलिए कि इससे तो हो नहीं रहा, एक और का तो प्रॉब्लम लड़के में थी, वो दूसरी भी आ गई, अब इलाज दोनों का कराओ। तो ये मतलब इस सिचुएशन तक तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। उससे पहले वी शुड टेक हेल्प, और हेल्प लेने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। मतलब कई बार लोगों के माइंड में ये रहता है कि इनफर्टिलिटी के डॉक्टर के पास गए ना तो मतलब वो तो पकड़ के हमारा कुछ आईवीएफ ऐसा कर देगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आईवीएफ हम तब करेंगे जब आपको जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप मेरे केबिन में आए और मैं तुरंत आपको लिख के कि अभी भाई इसको पकड़ के इसका आईवीएफ कर दो, इससे ऐसा नहीं होता है। कोई चीजें सिंपल दवाइयों से भी सुलझ जाती हैं, सिंपल हम लोग 2-3 अल्ट्रासाउंड करा के फॉलिकल मॉनिटरिंग वगैरह से भी सुलझा देते हैं। कई बार सिंपल एंटीबायोटिक से बंदा कंसीव कर जाता है। तो इट्स नॉट कि आपने डॉक्टर से मिल लिया तो मतलब आपको पकड़ के कोई बड़ा सा आपके साथ प्रोसीजर किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, डॉक्टर्स अपना टाइम लेते हैं। आईवीएफ से पहले भी कई टेक्निक्स होती हैं जो यूज की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंतिम है वो कि आप डॉक्टर के चले गए अब आईवीएफ होगा ही होगा। उससे पहले की भी कई टेक्निक्स है कि जिसमें लेस पेन हो या लेस टाइम लगे और थोड़ा बहुत टेक्निक अपनाने से हो जाए, तो ये सब भी होता है। और आईवीएफ के लिए इतना टैबू मन में रहता है कि आईवीएफ कराया ये बच्चा इनका नहीं होगा। ये एक बहुत गलत धारणा फैली होती है स्पेशली विलेजेस में कि ये आईवीएफ करा के आया, ये तो बच्चा इनका है ही नहीं। तो क्यों भाई, क्यों नहीं है, कहाँ से आया बच्चा? तो अगर आईवीएफ कराया है उसमें हमने अंडाणु शुक्राणु लिया है, उन्हीं का लिया है। तो इस तरह से लोगों को डिस्करेज कर देते हैं कि वो बंदा ट्रीटमेंट कराने से ही कतराने लग जाता है कि कल को बच्चा हो गया तो फिर उस पर ब्लेम आना शुरू हो जाएगा कि ये तो इनका है ही नहीं। तो ये टोटली मिथ है। कई बार अगर किसी के अंडा बनना बंद हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली लेना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें ऐसे नहीं कि हर मरीज को आप पकड़ के इसका नहीं है उसका नहीं, ऐसा नहीं होता आईवीएफ में। ये बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है। हाँ, एक जैसे कि मान लो एग ले लिया किसी का, फीमेल बॉडी में जो भी माँ बनना चाह रही है उसकी बॉडी में चला गया, तो 9 महीने सींचे तो वही थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तुमको कौन सा पहले से पता है कि वो एग तुम्हारे थे? कौन सा इतनी साइंस तुम्हारे दिमाग में भरी हुई थी? बट वही है ना, बातें बनाना और लोगों को सताना हमारी सोसाइटी की आदत है। मतलब किसी की खुशी भी बहुत जल्दी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। उसको लग रहा है कि वो अच्छा अब इनके पास बच्चा आ गया तो खुश हो गए, तो कुछ तो एक हमारे पास होना चाहिए उनको पिन चुबाने के लिए कि कुछ तो एंड में हम इसको बोलें ताकि ये अपने दुख में फिर से वापस उसी दुनिया में चली जाए उसके ना। एक सर्टेन एज के बाद हर कोई तो बच्चा देखो प्रिया पैदा करता नहीं है। नॉर्मल सोसाइटी में तो सब चाहते हैं नॉर्मली सब हो जाए। कुछ किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई, जैसे अभी सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स का अभी मैं सुनने को आ रहा है कि उनके बेबी होने वाला है। आजकल ये कॉमन इसलिए हो गया ज्योति, अभी आजकल सबके 1 या 2 बच्चे होते हैं। वो जमाना तो चला गया कि 5-5, 6-6 बच्चे थे, एक आधे के साथ कुछ हो गया घटना तो बाकी है इनके पास। तो अभी कई सारे सिचुएशंस हैं जहाँ 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 2 में से 1 की हो गई डेथ,
या एक ही बच्चा, जैसे इवन सिद्धू मूसेवाला, ही वाज ओनली सन, तो उसके बाद माँ बाप का एक तरह से मतलब वी अंडरस्टैंड देयर पोजीशन कि वो खत्म हो गई उनकी जिंदगी, मतलब आगे कुछ भी देखने का रास्ता ही खत्म हो गया। एक्चुअली इंडियन कानून जो है वो 50 साल तक ही अलाउ करता है कि आप 50 साल तक की उम्र तक ये कर सकते हैं, एंड आई थिंक दे आर जस्टिफाइड, बिकॉज एक उम्र के बाद आप ये सोचो वो बच्चा बड़ा होगा, मान लीजिए आपने 60 की उम्र में प्रेगनेंसी की कोशिश की है, तो वो पैदा होते ही तो बच्चा आपके साथ वो नहीं हो सकता, आपको उसको पालना है। तो वो बच्चा 20 साल का जब होगा, मतलब जब वो जवान हुआ है एक्चुअली अपनी लाइफ जीने के लिए, तब आप कितने साल के हो गए? आप 80 साल के हो गए। उतनी तो लाइफ स्पैन नहीं रहती। हाँ, तो ऐसा आप सोचो कि मैं बहुत उसके साथ मैं उसके जी लूंगी, तो वो नहीं, आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए और एक जवान बच्चे के ऊपर एक बिल्कुल फ्रेल ओल्ड पेरेंट्स की जिम्मेवारी आ गई, तो वो बच्चा अपनी एक नॉर्मल जिंदगी भी उतने अच्छे से नहीं जी सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ओल्ड एज है, किसी भी वजह से एक पेरेंट की डेथ हो गई, कई बार दोनों पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो वो बच्चा अब अनाथ हो गया। ठीक है, आप उसको लाए तो अपनी खुशी के लिए थे, लेकिन अब वो बच्चा बिल्कुल अनाथ हो गया। सो एज अ डॉक्टर हम लोग ना इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं कि इस तरह के जब कपल्स आते हैं, एक तो मैं काफी टाइम से ही बहुत क्लियर हूँ कि मैं 50 से ऊपर नहीं करती हूँ। दूसरा, आई सिट विद द फैमिली। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी फैमिली में और कौन है, अगर आपके पास एक और डॉटर है या एक और बच्चा है तो उसको बुलाइए, और नहीं है तो आपके इमीडिएट रिलेटिव कौन है उनको बुलाइए, कि इन केस आप दोनों में से किसी को कुछ होता है तो इस बच्चे को कौन पालने वाला है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेने वाला है। इफ वी डू नॉट गेट एनी पर्सन उन दोनों के अलावा, वी स्ट्रेट अवे रिफ्यूज, कि हमें सोसाइटी में ऑर्फन्स पैदा नहीं करने हैं। आप अभी दुख में हो, 2-3 साल में थोड़ा कम हो जाएगा, बट हाँ, अगर एक बच्चा दुनिया में आ गया और उसको देखने वाला कोई नहीं है तो वो दुख तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम उस बच्चे के लिए अनजस्टिफाइड हैं। तो मुझे एक याद है, एक लेडी का बेटे, जवान बेटे को, जाट आरक्षण का जब ये आंदोलन चल रहा था उस टाइम उसके बेटे को गोली लगी थी। ही वॉज अकॉर्डिंग टू देम, वो बस देख रहा था बाहर आके कि क्या हुआ है, एंड ही वॉज शॉट। आई थिंक विद इन 2 months शी केम फॉरवर्ड कि मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई, मैं तो रह ही नहीं सकती। सो वी डिड फॉर देम, और उनकी बहुत एक प्यारी बेटी पैदा हुई थी। तो अब भी जब वो बेटी को लेके आती है तो शी सेज कि मैम, मुझे लड़का लड़की का नहीं था, मेरा घर भर गया, मेरा पूरा दिन इस लड़की के अराउंड रिवॉल्व होता है और मेरा पूरा दिन इससे निकल जाता है। तो मतलब फ़ायदा भी है, बट इसमें टेक होम मैसेज हमारा यही रहता है, नंबर 1, हमें अपनी बॉडी, वेदर वी आर हेल्दी टू कैरी ए प्रेगनेंसी, नंबर 1 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस नहीं लेना है, हमारी बॉडी प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फिट होनी चाहिए। दूसरा, हम इमोशनली एक बच्चे को पालने के लिए एज अ हस्बैंड वाइफ हम लोग तैयार होने चाहिए। केवल सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं पैदा करना, वो आपको पालना है उसको। और यही एक थर्ड, हमारे पास उस बच्चे को उनके बाद कौन उसकी टेक केयर करेगा, ये भी हमारे माइंड में थोड़ा क्लियर होना चाहिए। वी नीड टू टॉक। और उसके बाद भी ना, देखो आईवीएफ समटाइम्स ही ना, इस फील्ड में मैं इतने साल हो गए, जो थी 15-20 साल, कई बार मुझे भी लगता है कि देयर समथिंग बियॉन्ड साइंस। कई बार मरीज की किस्मत हमारी किस्मत में ऐसे साथ साथ चल रही होती है, मतलब वी आर डूइंग आवर बेस्ट, सब कुछ हो रहा है, बट ऑल ऑफ ए सडन समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स। तब ऐसा लगता है यार इसकी किस्मत में ना कुछ तो ऐसा लिखा है दैट इसको ये चीज नहीं मिलनी है। सो वो फिर एक टाइम के बाद वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन। तो हम लोग बैठ के उसको समझाने से काफी अच्छे से समझ भी आ जाता है कि भाई तुमने भी बहुत किया, मैंने भी बहुत कर लिया, नाउ यू शुड रियलाइज कि ये मेरे नसीब में ये चीज नहीं लिखी है। तो पर जिंदगी में खुश रहने के और बहुत से रास्ते हैं, ये चीज नहीं मिलनी शायद आपको, या मे बी अभी टाइम नहीं है, मे बी सम इयर्स लेटर यू गेट दैट। तो वो उस चीज का तो मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि फुल स्टॉप हमें कहाँ पे लगाना है। अच्छा प्रिया, जैसे जो एक नॉर्मल, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कुकुर मुत्ते की तरह आईवीएफ सेंटर उग रहे हैं, और एक अच्छा डॉक्टर चूज करना, और ये क्या धांधलेबाजी क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? एक्चुअली बिल्कुल राइट वर्ड यूज किया है, कुकुर मुत्ते की तरह उग गए। इवन कई बार हम भी इस फील्ड में होने के बाद हमें भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगने लग जाता है दैट कोई भी चल के विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ये सब करके आईवीएफ सेंटर खोल लिया है। कई बार तो बिल्कुल ऐसे लेमैन भी मैं बोलूँ एजेंट टाइप के लोग खोल लेते हैं और डॉक्टर को हायर करते हैं, फिर उस कुछ भी काम करवाते हैं, फिर उनको निकाल भी देते हैं। देयर आर सम सेंटर्स, दिल्ली क्या हर जगह इस तरह के सेंटर्स मौजूद हैं
और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये सारे सेंटर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है, रिव्यूज ये वो पेड एड्स और ये चला के, तो पेशेंट इनके जाल में बहुत जल्दी फंस जाता है, क्योंकि इनके पास एक पूरा टीम होता है लोगों का जो पेशेंट को कंटिन्यूसली फोन कर करके हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मतलब झूठे बुलावे देना। कई बार पेशेंट बोलेगा मुझे तो लड़का ही चाहिए, हाँ हाँ हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, आप उसको झूठा बुलावा दे रहे हो। ये हम इतने कम रेट में कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, हमारे पास ये टेक्निक है, मतलब मरीज बेचारा फंसता ही चला जाता है। आप ये पे कर दीजिए एडवांस, फिर आपको ऐसा हो जाएगा। तो वी कम अक्रॉस पेशेंट, हम ही हमारे पास पेशेंट जी मेरे 2 लाख वहाँ फंसे हुए, मेरा कुछ किया भी नहीं और मेरे पैसे भी जमा हो गए और मेरे को मिल भी नहीं रहे। तो खुद भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि बेचारा इसको पता ही नहीं था कि ये कहाँ किस उसमें फंसता चला गया। तो नंबर 1, जहाँ पे भी आप किसी भी IVF सेंटर में जाते हैं, आप वहाँ के जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे डिटेल में बात कीजिए। 90% ऑफ द टाइम आप उस डॉक्टर से बात करके असेस कर लेते हैं कि इसको काम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आप बिल्कुल भी इसमें मत जाइए कि वहाँ पे 10 मैनेजर टाइप के लोग घूम रहे हैं सूट बूट में और आपको 2 बातें इधर से 2 बातें इधर से करेंगे। दैट डज नॉट मीन कि वो क्लिनिक टेक्निकली बहुत अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिपीटेड कॉल्स आपको आए जा रही हैं बार बार उस सेंटर से, तो आप भी उनको पूछिए कि क्यों आप मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मुझे इलाज कराना होगा, मैं खुद से करा लूंगा। दे कीप ऑन कॉलिंग, दे कीप ऑन डिस्टर्बिंग द पेशेंट। Yes. और उसके बाद रिजल्ट, कोई भी आपको बोलता है कि ये सेंटर 80 से 90%, 100% रिजल्ट है, सॉरी, ये झूठ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सक्सेस रेट ऑफ IVF इज 35-40%, मैक्सिमम 50%। 90% कोई किसी के पास कोई ऐसा अल्लादीन का चिराग नहीं है कि वो घीस देंगे और उनका 90% होने लग जाएगा। टेक्निक इज सेम, अच्छी मशीन लगाते हैं, डॉक्टर अच्छे से काम करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है पीछे, इफ दे आर वर्किंग नाइसली दे गेट ए गुड रिजल्ट। उस गुड रिजल्ट में भी हम 90% में कभी भी नहीं बोलते। 90% एक ही सिचुएशन होती है, किसी मरीज को हमने मैक्सिमम 3 बार किया, 3 बार में से वो 90% चांस है कि उसको प्रेगनेंसी आ जाएगी, दैट इज 90%। उस एक पर्सन को 90% चांस है कि 3 अटेम्प्ट में वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, 10% फिर भी रह गया। सो इन जनरल उस किसी भी सेंटर का IVF का सक्सेस रेट ना इंडिया में ना इंडिया से बाहर 90% है ही नहीं। ये तो बिल्कुल एक कोरा झूठ है। और बिना बताए कोई भी प्रोसीजर कर देना, गैमीट मिक्सिंग, एग स्पर्म मिक्स कर देना, ये भी कुछ जगह होता है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट। हाँ, ये मैंने बताया ना आपको कि जो ये उगे हुए हैं ना, और ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि ये कॉल पे कॉल करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, आपके साथ डिस्काउंट की बात करें। यार आप एक बच्चा लेने जा रहे हो, पैसा आपके पास है तभी आप सोच रहे हो, तो आप 1000 बार सोचो कि आपने उस सेंटर तक जाना भी है या अपने आप अराउंड सर्कल में बात करके अपने क्लोज कोई डॉक्टर देख लो, अपने डॉक्टर से किसी की वो ले लो, बात कर लो। फेक रिव्यूज करके वो लोग, मतलब वी हैव कम अक्रॉस मैनी पेशेंट, बिकॉज हम लोग एक्चुअली स्पीकिंग वी डू नॉट हायर पीपल टू राइट रिव्यूज। और ये तो हम लोग एक उसमें रहता है, ठीक है, किसी का मन होगा, इफ दे फील लाइक राइटिंग दे विल राइट, अदरवाइज दे विल नॉट। आई एम दैट काइंड एक्चुअली। सो कई लोग हैं जो केवल रिव्यूज के बेसिस पे, फेक रिव्यूज के बेसिस पे फंस जाते हैं। सो रिव्यूज को भी इतना सीरियसली मत लीजिए, नंबर 1। बिकॉज आप खुद भी देखो, आप कहीं पे भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कहीं पे भी गए, जब आप बहुत खुश होते हो उस रेस्टोरेंट से, आप कितना टाइम निकालते हो उसका रिव्यू लिखने के लिए? वी डोंट। लेकिन अगर हम उससे नाराज हैं तो हम 2 मिनट में ही जाके उसकी साइट पे उसके रिव्यू और वो डिटेल में लिख देते हैं। सो किसी के भी नेगेटिव रिव्यूज लिखे गए हैं या किसी के भी पॉजिटिव लिखे गए हैं, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सच्चे ही हों, ठीक है। आप एक्चुअली वहां जाइए, मिलिए, बात कीजिए, 2-3 सेंटर पे जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, जस्ट स्पेंड सम टाइम विद द डॉक्टर, देन ओनली विल कम टू नो उनकी डिग्रीज क्या है। जनरली जो कॉन्फिडेंट होता है डॉक्टर, आपको बात करने के 10 मिनट में पता चल जाता है कि ये डॉक्टर अपना काम ठीक से जानता है कि नहीं जानता है। आपकी गट फीलिंग भी तो होती है, आप देख के बता दोगे, बात करोगे, 10 मिनट में बता दोगे। एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है जब आपका लगता है कि आपको ऑनेस्ट बंदा मिला, तो आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और ज्यादा आप जितना डिस्काउंट के चक्कर में जाएंगे, ये कोई कपड़ा मार्केट तो है नहीं कि हम सस्ता कपड़ा लगा देंगे। इफ वी आर डूइंग आवर वर्क, ऑथेंटिक वर्क कर रहे हैं, तो जो चीजें एक स्टैंडर्ड रेट पे आती हैं वो आती हैं। बियॉन्ड ए पॉइंट इवन आई से कि भाई इससे ज्यादा ना मैं अपनी फीस हटा सकती हूँ, बट मैं सामान तो वो जो लग रहा है वो तो लग रहा है आपके साथ ना, तो उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई आपको अनरियलिस्टिकली कम प्राइस बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है कि इतने सस्ते में मैं कर दूंगा, तो वो नहीं करेंगे, वो कुछ और करेंगे आपके साथ, या फिर आपको कुछ और बता के पैसे लिए जाएंगे जिसका आपको बाद में रियलाइज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट मतलब वो होने की जरूरत है
इसका एक मैं छोटा सा 2 मिनट का एग्जाम्पल दूंगी. देयर वाज वन पेशेंट हु वाज कमिंग टू मी कि मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे बेटा चाहिए. तो मैं भी थोड़ा 2-3 बार के बाद मेरा भी थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता है कि तुम एक ही बार पे बार बार अटके हुए हो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करने वाली, तुम जहाँ जाओ तुम्हें जो ठीक लगे वो करो. आई कैन नॉट डू, ना ये पॉसिबल है, ना तुम मेरे साथ बहस करो इधर. तो वो किसी भी एक XYZ सेंटर पे गए और मुझे फ़ोन करके उन्होंने बड़े उससे बोला कि आप इतना मना करते हो. उन्होंने हाँ भर दिया. मैंने कहा भर लिया है ना तो करवा लो. करवा लिया. वहाँ से उनको ट्विन डॉटर्स हो गई. तो मतलब सी दे हैव उनकी जिंदगी थी बच्चियों की, वो आ गई दुनिया में. ठीक है. अब आफ्टर दैट पर्सन केम टू मी कि मैम मेरे साथ धोखा हो गया. तो भाई मैं क्या करूं, धोखा खाने तो तुम खुद गए थे. जब हम आपको अच्छे से बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल, इंडिया में लॉ इतना स्ट्रांग है इन चीज़ों को लेके जितना आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कितना स्क्रूटिनी में रहते हैं. हमें हर महीने किस तरह से अपने ऑडिट रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री को भेजने पड़ते हैं. वी हैव 2 authorities स्ट्रांगली लुकिंग एट अस. हमारे सारे डाटा स्क्रूटिनाइज होते हैं. तो पेशेंट को ये चीज़ें पता नहीं है कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए सेक्स इज ऑलमोस्ट 0%. तो आपको झूठ बोल के जब आप जाके, पैसों की चिंता नहीं है जी, छोरा होना चाहिए. ठीक है. तो फिर तेरे पैसों की चिंता नहीं है तो वो तो फिर उसने तो खोल लिया उधर खाता और तुम्हारा तो चल पड़ा. ठीक है. तो 50% चांस है लड़का हो सकता है, 50% चांस है लड़की हो सकती है. 50% लक से हो गया तो वो आपका लक है. 50% मतलब लक इज लाइक वॉट एवर यू वॉन्टेड. वो चीज़ हुई कि नहीं हुई जो भी है, तो अब उसके चक्कर में आप तो लुट पिट के बैठ जाते हो और फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप, बिकॉज कानूनन आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते. तो IVF सेंटर्स के लिए भी कानून आया है अभी लेटेस्ट कि इस क्वालिफिकेशन के साथ ही आप सेंटर खोल सकते हैं. इतने ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपके पास मशीनरीज हो सकती हैं, तभी आपको मिलेगा. कानून तो काफ़ी अच्छा आया है, इम्प्लीमेंट इतना अच्छा सा भी नहीं हुआ है, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि ये बंदा खोल सकता है, ये सब चलेगा. और उनको हर महीने नेशनल रजिस्ट्री में सारा डिटेल्स उनका पोर्टल पे डालना पड़ेगा. सो चीज़ें काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंट हो रही हैं. तो आगे चल के कितना इम्प्लीमेंट होके ये कैसा रहेगा ये तो हम भी नहीं कह सकते, बट थिंग्स आर ऑन ट्रैक. IVF के लिए जब प्रिया जाते हैं हम लोग किसी डॉक्टर के पास, तो क्या प्रोसीजर ऐसा है जिससे उसको पता लग जाए कि मैं जेन्युइन जगह आया हूँ या नहीं आया हूँ? ज्योति, इसमें एक तो ये है कि आप डॉक्टर से खुल के बात करें कि मेरी आपने सारी रिपोर्ट देखी है, मुझे IVF की ज़रूरत क्यों है, कि मेरे अंदर क्या रीज़न है जिसके लिए आप मुझे IVF सजेस्ट कर रहे हो. क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है जो स्पूरियस जो भी जगह हम बताते हैं कि पेशेंट एंटर करते ही दे जस्ट स्टार्ट कि आपका IVF होना है. पेशेंट शुड बी अवेयर, दे शुड डेफिनेटली आस्क कि डॉक्टर आप मुझे IVF सजेस्ट कर रहे हैं पर मेरा क्या रीज़न है. जैसे ट्यूब बंद होना है, ऑब्वियस कारण है, करना पड़ेगा. कई बार बहुत साल हो गए हैं, एज एक फैक्टर है कि एज ज़्यादा हो गई है, तब भी हम लोग सजेस्ट करते हैं. फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, पुअर एग क्वालिटी है. तो पेशेंट को डेफिनेटली डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मेरा कारण क्या है, आप मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हैं. दूसरा, स्पेसिफिकली मेरे केस में सक्सेस रेट आपको कितना लगता है, क्योंकि मान लो किसी की एज ज़्यादा है या किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, उसका सक्सेस रेट डेफिनेटली इससे कम रहने वाला है. और कोई कहता है कि जी मेरे यहाँ 90% है, तो आप एक बार खुल के जरूर पूछें जी आपके पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आपका ये मतलब वर्ल्ड में कहीं नहीं है, लेकिन केवल एक वर्ल्ड में आपके इस एक प्लेस पे ये 90% या 100% कैसे हो रहा है. वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो वो एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं या जो बताना शुरू करते हैं, वहाँ पे भी यू कैन फाइंड आउट कि जो ये बोल रहे हैं वो सच भी है कि नहीं है. और ऑब्वियसली डॉक्टर से ये तो आप नहीं पूछोगे कि आपकी डिग्री क्या है और आपका, इफ शी इज सिटिंग देयर डूइंग हर वर्क, तो आपको आई थिंक फर्स्ट जो हम लोग काउंसलिंग एक तकरीबन हमारा एक उसको देखने में 1 घंटा के आसपास लगता है. तो अगर उस 1 घंटे में आप आराम से जज कर सकते हैं कि ये डॉक्टर मुझे जेन्युइनली एडवाइस कर रहा है या आई एम जस्ट काउंटर, और जो हमारे इनके एग्जीक्यूटिव्स और उनके थ्रू में ट्रैप तो नहीं किया जा रहा. क्यूरियस माइंड रखना जरूरी है. यस, एंड देन जस्ट डोंट गो इनटू दैट ट्रैप ऑफ आप आज इतने पैसे जमा कर दीजिए आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा. इस ट्रैप में बिल्कुल भी ना आए. आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके मेरा इलाज करने वाला नहीं है. एक स्टैंडर्ड IVF सेंटर में एक IVF कराने की तकरीबन आज की तारीख में इंडिया में 1.25 से 1.5 लाख रुपया लग जाता है. तो इस समबडी सेइंग कि मैं 50,000 में कर दूंगा, तो बैठ के पूछिए आप मेरा 50,000 में कैसे करेंगे. सो हाउ विल इट बी पॉसिबल. ठीक है. और मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्काउंट हम लोग भी देते हैं, बट देन आपको पता होना चाहिए 10-15% के डिस्काउंट इज पॉसिबल. बट आप सोचें कि कोई मुझे 50% ऑफ कर रहा है, ये सब चीज़ें
अल्टीमेटली आपको नुकसान देने वाली हैं, ना कि इनसे आपको कोई फायदा होने वाला है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरे माइंड में, सरोगेसी का क्या रहता है? अच्छा, सरोगेसी भी अभी बिल्कुल कानून के दायरे में आ गया है। और सरोगेसी एक्चुअली एक जो कानून के अकॉर्डिंगली आपको अगर सरोगेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। अपनी कोई नॉन सरोगेट, कोई भी नॉन लेडी जो आपके लिए सरोगेट बन सकती है, उसको लेके आपको सारा पेपर वर्क पहले पूरा करना पड़ेगा। एंड देन आपके सारे परमिशंस इन प्लेस हैं, देन यू कैन गो फॉर सरोगेसी। जैसे बीच में ये भी एक बहुत तगड़ा बिजनेस बन गया था प्रिया, कि बाहर से लोग आते थे, यहाँ सरोगेट मदर ले ली और कर ली। अभी तो इस पे रोक लग गई है। उस पे रोक लग गई है। देयर सो मेनी गर्ल्स होती, आज की तारीख में मैं कह रही हूँ इस तरह की इतनी लड़कियां मौजूद हैं, मुझे शादी नहीं करनी है, बच्चा मुझे चाहिए। फॉर्चुनेटली इस पे कानून आने के बाद से दिस प्रोसेस इज स्टॉप्ड। जैसे एकता कपूर ने ही किया था, या इवन फॉर दैट मैटर शाहरुख खान, कि ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, एक और अब सरोगेसी कर रहे हैं। सो दिस वॉज नॉट एट ऑल अ हेल्दी ट्रेंड। मतलब खुद भी देख के हमें लगता था कि ये तो फिर सोसाइटी एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। मतलब सिंगल पेरेंट लड़की भी लड़के हो गए तो बिल्कुल, मतलब वो खैर एक राइट टाइम पे इन लोगों ने स्टेप लिया है। ऑल्दो पैसे वाला बाहर जाके भी करवा लेगा, पर वो उसकी प्रॉब्लम है। बट सोसाइटी में इन जनरल जो लड़कियां उनसे ये इंस्पायर हो रही थी कि मुझे भी इसकी तरह ही रहना है, एकता कपूर की तरह। सो वी यूज्ड टू गेट मैनी कॉल्स कि मैं 40 इयर्स हूँ, मुझे नहीं करनी है, लेकिन मुझे ये करना है, सरोगेसी से बच्चा चाहिए, ये वो। सो इस तरह का बहुत उनसे लोग बहुत इंस्पायर हो रहे थे। मैं अपना करियर बनाती रहूँ 45 की एज में, आई विल हैव ए चाइल्ड विद सरोगेसी एंड देन द चाइल्ड विल माई दिस विल बी माई फैमिली। एंड ये इस तरह का ट्रेंड आने लग गया था। तो वो कहीं ना कहीं, अगेन आई वुड से, आई मे साउंड ऑर्थोडॉक्स, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई नेवर पर्सनली लाइक्ड इट। इट्स नॉट अबाउट ऑर्थोडॉक्स थिंग। अगर सोसाइटी बनाई गई है तो वो भी एक नॉर्म्स पे बनाई गई है। हम सोशल एनिमल है, तो हम उसको जो एक कमरे में कैद करते जा रहे हैं ना, और मैं में कैद करते जा रहे हैं, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। तब आई यूज्ड टू गेट ए कॉल फ्रॉम ए गर्ल, शी वाज आई थिंक 43-44, कि आई वांट सरोगेसी, आई सेड no, you have to come and meet me, you cannot have this. So she was like, मेरे पास टाइम नहीं है आके आपसे मिलने का, जो कुछ आप मुझे फोन पे बता दीजिए, मेरे पास डॉक्टर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो आई टोल्ड कि बेटा तेरे पास अगर मुझसे मिलने का टाइम नहीं है तो तुझे बच्चे पालने का टाइम कहाँ से मिलेगा? व्हाई यू आर गोइंग आफ्टर ए चाइल्ड देन? सो दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। सो आई सेड देन आई एम नॉट ट्रीटिंग यू, ओके, इफ यू डू नॉट हैव टाइम to sit at your home and we are, you cannot get a surrogate, you are not going, you should go through that pain of carrying a child and you to have that maternal instinct. तुम्हें लग रहा है बच्चा भी डाउनलोड होके कहीं से आ जाएगा और तुम उस बच्चे को पालो, वो नहीं होता है। then abnormal child, we will be filling the society with abnormal children जिनका mental health ही ठीक नहीं है because they have not been brought up well. तो वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगता है दैट इट शुड बी अंडर कंट्रोल। बिल्कुल होना भी चाहिए। एक धंधा भी बन गया था ये, कि बाहर से लोग आ रहे थे और यहाँ पे सरोगेट मदर ले रहे थे, बिजनेस बना लिया था, यंग बच्चे फंसते जा रहे थे इन सब चीजों में। तो ये भी एक रोक लग गई, बहुत जरूरी है। कुछ चीजें उसमें थोड़ा सा उन लोगों को रिलैक्स करना है। मतलब डॉक्टर कम्युनिटी थोड़ा प्रेशराइज कर रही है कि आप थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया, इनमें थोड़ा कुछ पॉइंट्स पे रिलैक्सेशन शुड बी देयर। तो वो धीरे धीरे आई थिंक अमेंडमेंट होते रहेंगे, बिकॉज नया कानून है, प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे जैसे, उसके बाद अमेंडमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज लेकिन एक उस पे आ रहा है दैट इट इज ऑल रेगुलराइज्ड, उस सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा प्रिया, बहुत सारी बातें हमारी होते होते मैं एक जो पॉइंट था ना वो लाना रह गया। जब हम लोग माँ बने, हमें पता ही नहीं था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे आएगी, सब होता चला गया। मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन वो है जो धक्का पेल चली है ना। तो लेकिन अब बच्चे ना थोड़े से सेंसिटिव भी ज्यादा हैं, लाजूते भी घर में कम खाए हुए हैं, तो वो बहुत जरूरी होते थे पहले। जनरेशन है। हाँ, जो एक प्रॉब्लम आ रही है, एक तो डिलीवरी के बाद की सिचुएशन आती है, वो एक उसके बारे में बताओ। एक ये नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और जो सिजेरियन होता है उसका कैसे होता है? फर्स्ट मैं नॉर्मल और सिजेरियन का इसी कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगी ज्योति। लाइक यू सेड, पैम्पर्ड जनरेशन है, ठीक है। तुमने भी देखा होगा, यू आर प्रेग्नेंट, यू आर रनिंग अराउंड, इधर उधर खूब जा रहे हैं, धड़ाधड़ मार्केट चले गए, ये चले गए, वो चले गए। तो अभी जो हमारी पैम्पर्ड जनरेशन है ना, इसको एक तो इंस्टेंट चाहिए हर चीज, ठीक है, और दूसरा मतलब सॉरी गर्ल्स आई एम सेइंग दैट बट दैट इज ट्रू, ठीक है, दैट
वी वॉन्ट एवरीथिंग इंस्टेंट, कि हमें 5 मिनट में ब्लिंकिट सामान ला रहा है, तो हमें प्रेगनेंसी में भी हर चीज़ ऐसी, मेरा डॉक्टर 5 मिनट में मुझे ये बता दे, मेरा ये हो जाना चाहिए. सो नॉर्मल डिलीवरी तो 5 मिनट में पॉसिबल नहीं होती है. सेकेंडली, फॉर नॉर्मल डिलीवरी गोइंग थ्रू लेबर पेन्स एंड योर बॉडी शुड बी रेडी फॉर दैट. आप बेड पे लेटे रहते हो, आराम करते हो, तो आपके बॉडी ने खुद को इतना प्रिपेयर ही नहीं किया कि वो लेबर पेन्स वो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसीजर के थ्रू स्मूथली चले जाए. कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आ गई है दैट सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं. इस पे मतलब कई बार ये उसमें भी आता है, हमारे उसमें एक शेडी एरिया बन गया दैट पता नहीं ये सिजेरियन ज़रूरी था भी कि नहीं, ये डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, पता नहीं इसकी ज़रूरत थी भी कि नहीं. कुछ जगह तो हाँ मैं मानूंगी कुछ लोग हो सकते हैं जो इस तरह से करते हैं. सो इसके पहला कारण तो यही है कि आजकल हमारी टॉलरेंस पावर ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, मैं खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ कि आई हैव ए नॉर्मल डिलीवरी, नॉट बिकॉज आई वॉज रेडी फॉर दैट, और डॉक्टर वॉज वेरी स्ट्रांग, हु सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म सिजेरियन. बिकॉज जैसे ही वो मेरे रूम में आती थी, मैं उनका हाथ पकड़ के, मैम मेरे को प्लीज सिजेरियन कर दो, तो शी सेड कि मैं प्रिया के रूम में जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि वो मुझे पकड़ के मुझे छोड़ती नहीं है वो. सो आई वेंट थ्रू लेबर पेन फॉर 12 hours एंड देन आई हैड ए नॉर्मल डिलीवरी. माई फर्स्ट बेबी जब हुई, बेटी हुई, तो 27th उसकी ड्यू डेट थी, बट 24th को मुझे पेन स्टार्ट हुआ, तो मुझे एडमिट करा डॉक्टर मरवा, रोहतक में आप जानते होंगे, वहाँ एडमिट किया. और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि जाड़ी बीच कर रखिए, आवाज नहीं बाहर जानी चाहिए, तो जैसे बालक हो जाएगा. मेरे को 24th को एडमिट होने के बाद 26th को बेटी हुई मेरी, पर मेरी जाड़ी बिछी रही, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये तो जल्दी हो रहा है. 2 दिन पेन में रहने के बाद भी आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ ये जल्दी हो रहा है, मैंने जाड़ी बीच रखी है तो आराम से. अभी ये बात अगर बच्चों को बताती हूँ ना, तो कहते हैं आपको तो मतलब बहका दिया, और आप बहकाई में आ गए, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ लेते हैं, वो भी दिक्कत होती है. तो थोड़ा सा, और जैसे आजकल बहुत बच्चे लड़कियां प्रीनेटल योगा, प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, दैट इज वेरी हेल्पफुल. मतलब बहुत अच्छा होता है आपकी, बिकॉज मसल जो है पेल्विक मसल्स वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी टोनिंग अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू गेट. मुझे याद है, डर जाते हैं जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है, बिकॉज आई सी मैनी गर्ल जो पूरा उसमें, डॉक्टर मैं पक्का नॉर्मल करा लूंगी, मुझे एक्सरसाइज बताइए, मैं एक्सरसाइज पक्का करूंगी, और फर्स्ट लेबर पेन आया नहीं कि वो उछल के मुझे अभी के अभी चाहिए. सो दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो हम लोगों को, वी आर नाउ मेंटली वायर्ड कि हर चीज़ हमें जल्दी जल्दी हो जाए. अब लेबर शुरू हुआ है तो मुझे आधे घंटे के अंदर बच्चा मेरे हाथ में आ जाना चाहिए. कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेवार है, बिकॉज आप सी, आई वॉज डिलीवर्ड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज हमारी जो भी थी, जिस डॉक्टर से हमें कराना था वो वहीं थी. तो लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, आजकल सेम सिचुएशन, बच्चे 1 या 2 ही हो रहे हैं. थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर ऑल्सो डू नॉट वांट टू टेक रिस्क. वहाँ हमारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी टुवर्ड्स सेफर साइड होने शुरू हो जाती है, कि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है तो गिव हर अ सेफर चॉइस. कि कुछ भी अगर मान लीजिए डिलीवरी के टाइम अगर हम नॉर्मल का वेट कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया, चाहे बच्चे को चाहे माँ को, तो फिर वो मेडिको लीगली आजकल बहुत की कोर्ट केस बहुत होने लगे हैं. तो डॉक्टर भी थोड़ा सा आजकल इस माइंडसेट से काम करते हैं कि मुझे खुद को भी सेफ रखना है. अब उसका सॉल्यूशन, एक बार हम आपसे ही एक कॉन्फ्रेंस में भी वर डिस्कसिंग कि ये जो सब चल रहा है कि डॉक्टर जानबूझ के सिजेरियन करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो इसका सॉल्यूशन हम यही रखते हैं कि नॉर्मल और सिजेरियन के चार्जेस सेम रख दीजिए. सो नॉर्मल को भी हम कॉस्टली कर लेते हैं, बिकॉज डॉक्टर इज स्पेंडिंग, अगर कोई 12 घंटे लेबर में है, 15 घंटे लेबर में है, तो वो डॉक्टर का उतना एनर्जी और टाइम तो उधर लग ही रहा है. तो कीप इट सेम. तो हो सकता है फिर आपके ऊपर इल्जाम ना आए कि आपने पैसों के लिए ये किया. सो कुछ भी इसके सॉल्यूशन है, बट हाँ ये इट्स नॉट, मतलब मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं ये नहीं कह रही, बट ये दोनों ही साइड से प्रॉब्लम है. दैट पेशेंट भी थोड़ा कम टॉलरेंट है, और डॉक्टर भी सेम. हम भी तो मतलब वो डॉक्टर भी तो उसी जनरेशन का है ना, तो उसकी टॉलरेंस भी अब तुम्हारे जैसी ही हो चुकी है. सो दैट डॉक्टर इज ऑल्सो फास्ट, कि मैं भी फटाफट करूँ, तो दैट फटाफट जनरेशन इज गेटिंग फटाफट. तो यू नो सेम. और जो पुराने टाइम के हैं फिर भी इसमें बिलीव करते हैं, बट आजकल पेशेंट भी वही है कि पुराना डॉक्टर है, मुझे फ़ोन पे एडवाइस नहीं देता, मेरे फ़ोन अटेंड नहीं करता, मेरे को इस पे नहीं देता, तो मैं उनके पास नहीं जाती. तो सी कहीं ना कहीं दोनों ही साइड में प्रॉब्लम है, और गर्ल्स हैव टू बी मोर स्ट्रांग कि लेबर पेन आएगा, इट्स अ स्ट्रांग पेन. एपिड्यूरल जो हम लगाते हैं वो भी लगवाते हैं, बट उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत तो कष्ट होना ही है. बिना कष्ट के कोई माँ बना नहीं है. माँ अगर उतने कष्ट से बच्चे को नहीं लाएगी ना, तो वो
जो अटैचमेंट है ना, और वो जो बावलेपन की हद तक हम अपने बच्चे से प्यार करके उसको पालते हैं, वो नहीं हो पाएगा। वो मेटरनल इंस्टिंक्ट ही उस सारे प्रोसीजर के थ्रू ही आती है। सो जब भी तुम मतलब जब डिलीवर होते हैं ना, उसके बाद हमारी नजरों में हमारी माँ की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती है। उससे पहले हम अपनी माँ को कुछ समझते नहीं है। ठीक है, मेरी मम्मी अक्सर कहा करती कि एक बार माँ बन जाए फिर मेरा लगेगा। बिल्कुल यही बात है कि जब वो लेबर पेन में आता है ना, तब समझ में आता है हमारी माँ ने हमें भी पैदा करने के लिए यही सब किया है। तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट। सो आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को और इस चीज में होना पड़ेगा दैट इफ आई वांट टू हैव ए नॉर्मल डिलीवरी, थोड़ा सा पेन तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, एक बिल्कुल ऑफ बीट सी बात मेरे ध्यान में आई है। जब डिलीवरी हो रही होती है, अक्सर मैंने देखा फॉरेन कंट्रीज में, दे आस्क योर मेन विद यू टू बी देयर टू सी यू इन पेन एंड ऑल दैट। ये कितना इम्पैक्ट डालता है देखना और ये सब? मेरे हिसाब से जो मैंने एक केस ही देखा है, तो उसमें ना मतलब ही स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिज वाइफ मोर देन बिफोर, और बहुत केयर करना शुरू कर दिया था। तो मुझे ये चीज लगी थी कि हाँ, दिखाना चाहिए लड़कों को भी, उनको भी इतना सेंसिटिव बनाना चाहिए कि देखो एक इस पेन से निकल के इसने एक बच्चा पैदा किया, यू हैव टू बी मोर केयरफुल टुवर्ड्स हर। ये वैसे इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, बट कुछ इसमें कुछ हॉस्पिटल्स तो अलाउ करते हैं, एंड वी हैव सीन कि एक दो बार वो ब्लड देखते ही बेहोश भी हो गए हैं, तो उधर उसको संभालने की बजाय वो उसके हस्बैंड को संभालना पड़ रहा होता है कि वो गिर गए उधर आके। थोड़ा सा सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है। देन समटाइम्स इन ओटी थोड़ा सा इन्फेक्शन प्रोटोकॉल होते हैं जहाँ पे एडवाइस नहीं करते हैं। कई बार सम पेशेंट आर वेरी एंग्शियस, तो उनके सामने हम बहुत फैमिली मेम्बर्स रखते हैं ना, तो हमारे लिए उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो देयर आर एवरी टाइप ऑफ पीपल अराउंड। सो कई बार हमने देखा जब वो हमारे साथ अकेली है तो शी इज एब्सोल्युटली बिहेविंग वेल, सब कुछ अच्छे से मान रही है। मतलब मोमेंट हस्बैंड कम्स इन, she start throwing all the tantrums. So उन कुछ situations में we can always say कि you wait outside. और इंडिया में तो मैं बताऊं ज्योति, आप अलाउ करो, सबसे पहले तो सास आएगी अंदर तो वो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आएगी और वो कंटिन्यूअसली उसको पोक करती रहेगी, तू ये ठीक से नहीं कर रही, तू ये ठीक से नहीं कर रही, तेरे में ये प्रॉब्लम है वो तो वो सिचुएशन जब मतलब लड़का आता है, ठीक है, वो जो पूरी फैमिली उसके साथ अंदर घुसने लगती है तो नहीं यार, लड़के की बात हो रही थी बस बट आ जाती है वो साथ में। द मोमेंट यू अलाउ वो आता है सारा, एंड कि वो बेटे को तो पीछे करती है, तू पीछे हो जा, तुझे कुछ नहीं पता, एंड शी कम्स एंड टेक्स चार्ज, एंड थोड़ा सा सिचुएशन कई बार वो तो गड़बड़ हो जाती है उसमें, गड़बड़ ना। अच्छा, एक जो डिलीवरी के बाद की सिचुएशन होती है, मेंटली जो बच्चा झेलता है और सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, उसके बारे में बताओ कि कैसे हैंडल करना चाहिए। यस, मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, इट हैज बीन देयर सिंस एजेस, बट वही था हमारे टाइम में, उससे पहले कोई इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करता था, तो इस चीज़ को सब अंडर द रैप्स रहता था। बट इट इज़ कॉमन, इवन आई फेल्ट दैट यू सडनली फील लाइक क्राइंग। कोई भी रीज़न नहीं है रोने का, पर आपको रोना आ रहा है और आप रो रहे हो, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि हम क्यों रो रहे थे, कोई कारण तो था ही नहीं रोने का, बट आपको आ रहा था ऐसे ही रोना। सो उस टाइम पे खुद भी मतलब बिकॉज यू कैन नॉट हैव इनसाइट अबाउट योर सेल्फ, जैसे आप बोल रहे हो कि, तो वो दूसरा ही पहचान पाता है कि ये रो रही है, बेकार में रो रही है, इसका क्या रीजन है। सो ड्रग्स तो मुझे नहीं लगता इसके लिए, बट हाँ फैमिली सपोर्ट दैट जस्ट टू टेल इट इज नॉर्मल रादर देन यू नो। अपने में तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, बच्चे को जरा कुछ हुआ नहीं कि इसकी वजह से हो गया, बच्चा रोया कि इसने आज ये वाली दाल खा ली थी इसलिए बच्चा रो रहा है, इसको पीलिया हो गया क्योंकि इसने सब्जी में हल्दी डलवाई थी इसलिए बच्चे को पीलिया हो गया, इसने 2 रोटी ज्यादा खा ली इसलिए बच्चा रो रहा है। सो फॉर एवरीथिंग हम लोग वहीं से हमारा शुरू हो जाता है कि बच्चे ने कुछ किया तो माँ को हम लोग तुरंत ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, रादर देन वहां पे बैठ के बताने का कि भाई ये नॉर्मल है, ये सब बच्चों के साथ होता है, ये तुम्हारे साथ, मतलब जो फर्स्ट टाइम मदर बनी होती है उसको वो भी नया है, बच्चे के लिए माँ नहीं है, माँ के लिए बच्चा नया है, बिल्कुल ठीक है। तो बार बार उसको टोकना कि तेरी वजह से इसको ये हो रहा है, तुझे कुछ नहीं पता, तो वो अंदर कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है कि मेरे को तो बच्चा पालना ही नहीं आता, मैं तो हुई बेवकूफ। और वो रोना कहीं ना कहीं वहां से निकलना शुरू होता है कि मैं कैसे पालूंगी इसको, मेरे से कैसे ये आगे बढ़ेगा। वो फेलियर का एक जो फीलिंग आती है ना, वो बड़ी डरावनी होती है। और जब आप मदर बन जाते हो ना, तो ऐसे होता है कि दुनिया में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, तूने रोटी क्यों खा ली, तूने ये क्यों कर लिया, तू ऐसे क्यों चली, तू वहां क्यों बैठ गई। सो
नाउ इज द टाइम दैट उसको थोड़ा ब्रीद करने दो. वो भी 9 महीना प्रेगनेंसी निकाल के अब थोड़ा बच्चा उसके सामने आया है. जस्ट लेट देम टेक सम टाइम टू डेवलप ए बॉन्ड. माँ और बच्चे का थोड़ा बॉन्ड बनने को भी थोड़ा सा दो उनको स्पेस, कि वो भी गलती करेगी, गलती से सीखेगी, बच्चे की भी कुछ ना कुछ रहेगी. जस्ट बी ए सुपरवाइजर. जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ. मेरी डॉटर ने फीड नहीं किया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था निपल की वजह से. शी डिडंट फीड. और वो मेन रीजन ये भी था कि वो दूध नहीं पी रही थी. मैं हवा करके रो रही थी, होय मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, मर जाएगा मर जाएगा. तो मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया, बोतल लाई और लगा दी. कहती तू रो मत, हाँ, कम से कम इसको, ये भूखी नहीं मरेगी. ले मैंने दूध पिला दी. अब उसने बोतल से दूध पी लिया, उसका दिमाग खराब है, वो मेहनत करेगी है ना. तो उसने मेरा दूध पिया ही नहीं. तो मेरी भां की वजह से उसका न्यूट्रिशन खत्म हो गया. और उस टाइम मतलब मे भी मेरी मदर वहां होती तो वो मेरे को डांटती. अब सास की डांट भी नहीं खाई जाती. वो भी लगता है कि मेरे को डांट, डर लगता है कि मैं ज्यादा डांट दूं तो ये बता. और फिर ये भी हुआ कि उसके बाद मैं उसको, जो मेरी मदर इन लॉ ने शुरू में बताया कि 50 ग्राम दूध पिलाना है, वो 6 महीने की होगी और मैं उसको 50 ग्राम ही दूध पिला रही हूँ. उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये तो बोतल भर के पिलाना जरूरी है, तभी उसका पेट भरेगा. तो छोटी छोटी गलतियां हम माँ बनने पे करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. ठीक है, मैं सारे इतना ही हुआ कि मैं सारी रात जागती थी, 50 ml वो पीती, फिर सुसु कर देती, मैं फिर पिलाती, फिर सुसु, तो रात में से निकल जाती. सेकंड टाइम तक इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट में हम वो गलतियां करके सीख चुके हैं. सेकंड चाइल्ड होता है तो इट इज मोर इजियर हमारे लिए. दूसरे बच्चे को संभालना बहुत आसान होता है, क्योंकि गलतियां हम कर चुके हैं, अब नहीं करते हम दोबारा वो गलती. जैसे छोटी वाली ने जैसे दूध पीने में थोड़ी उसको मुश्किल हुई, मैंने कहा पी बेटा, पीना तो तुझे ही पड़ेगा. क्योंकि तब तक मैं भी इमोशनली स्ट्रांग हो गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है. फर्स्ट बेबी में आप बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं. थोड़ा सा एज अ सपोर्ट, एज अ सुपरवाइजर रहिए. जस्ट लेट देम मेक मिस्टेक. ठीक है, हर टाइम ये तुमने क्यों कर दिया, ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि बच्चे को पीलिया होता ही है 6-7वें दिन पे, तो उसके लिए मदर को बार बार ये बोलना कि तूने हल्दी वाली सब्जी खाई थी इसलिए इसको पीलिया हो गया. सो इट डज, मतलब वो पहले ही बेचारी परेशान है क्योंकि उसको रात भर जागना पड़ रहा है. मतलब उसके लिए एकदम नई सिचुएशन आ चुकी है, एकदम सब कुछ चेंज हो गया है. तो उसमें आप उसको सारा दिन तेरी वजह से प्लीज ये बच्चों के साथ ना करें. दे विल टेक टाइम. सुपरवाइज करो, गाइड करो. हाँ, बहुत सारी होम रेमेडीज होते हैं. इवन वी टेल, हम लोग न्यू मदर्स को बोलते हैं कि दादी नानी के नुस्खे भी छोटे छोटे होते हैं ना, बड़े कई अच्छे सारे होते हैं, तो सुनना भी चाहिए हमें. ऐसा नहीं कि हम उनकी बिल्कुल ही ना माने किसी चीज में. बच्चा रो रहा है या इस तरह की चीजों में, वो काफी बार जो हमारी पुरानी टेक्निक्स हैं बहुत सारे, ऑब्वियसली उलुल जुलुल तो हम लोग भी मना करते हैं, बट हाँ जो लॉजिकल हैं कि बच्चे को हजम नहीं हुआ है, डकार नहीं हम लोग निकाल पाए इसलिए वो रात भर रो रहा है, तो उस तरह से आप पेरेंट्स की भी सुनिए. एंड यू नो बी प्रिपेयर्ड. थोड़ा सा जब 8-9th मंथ में आते हैं तो एक मदर होने के लिए प्रिपेयर करना खुद को मेंटली शुरू कर लीजिए कि हमारी लाइफ बदलने वाली है, ये अब सेम नहीं रहेगी कभी भी. सो दैट इज ए पॉजिटिव चेंज. इवन रोना आ गया कोई बात नहीं, थोड़ी देर जाके रो लो एंड देन listen to some good song, wear a new dress and then just be happy कि ठीक है, I have been a mother so I have achieved something. अच्छा प्रिया, हमारी एज पे आते हैं. जैसे इस एज में आके एक तो मेनोपॉज, एक कुछ ना कुछ यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आती है सामने. यूट्रस रिमूव हो जाते हैं या हैवी ब्लीडिंग्स हो जाती हैं, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं. इसके बारे में क्या सलाह देना चाहोगी? जैसे मेनोपॉज जब हम बात करते हैं ना ज्योति, मेनोपॉज इज नॉट समथिंग जो एक वन फाइन डे आएगा और आप मेनोपॉज में आ गए. इट्स ए ट्रांजिशन. ठीक है, ये एक फेज है जिसको हम प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, इस तरह से पोस्ट मेनोपॉज इस तरह से कहते हैं. सो प्री और पेरी जनरली आपको पता नहीं चल पाता, क्योंकि पेरी में ऑब्वियस कुछ लोगों को हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ को इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं होता, बस उनके मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा. हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं. मूड स्विंग्स हो गया, हॉट फ्लैशेस हो गया, थोड़ा सा वेट लाइक एब्डोमेन, मतलब जैसे बेली फैट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता, थाइज बहुत हैवी हो जाती हैं. तो ये सारे हमारे प्री और पेरी मेनोपॉज में ये चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. एंड सेम वे, पता हमको सब कुछ है, जानते हैं हम सब कुछ, बट व्हेन इट कम्स डाउन, वो जब एकदम से ना आपके लिए उसको लेना और एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाता है. तो इसमें एक तो सेम योगा, आई एम ए बिग फैन ऑफ योगा एंड इट रियली हेल्प्स. बिल्कुल, ये आपकी बॉडी ही नहीं आपके माइंड को भी शांत करता है एकदम से. देन सेकेंडली, आपको अपनी डाइट चॉइसेस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे कैल्शियम रिच फूड ज़्यादा खाना है,
थोड़ा नेचुरल फूड जिनमें कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, लाइक सोयाबीन, राजमा, इसमें ईस्ट्रोजन नेचुरली ज़्यादा होता है. एंड टेक मोर कलर्ड फ्रूट्स, तो उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. कैल्शियम रिच में हम लोग बोलते हैं दूध, मलाई हटाया हुआ दूध आप रेगुलरली लीजिए. यू कैन टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऑल्सो, टेबलेट्स भी आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, बिकॉज इसी एज ग्रुप में हमारा मैक्सिमम चांसेस ऑफ फ्रैक्चर होते हैं कि हम कहीं पाँव मुड़ गया, बाथरूम में गिर गए तो फ्रैक्चर होगा ही होगा, क्योंकि हमारी बोन वीक होना शुरू हो गई. और फिर जैसे आजकल बहुत मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स मौजूद हैं, जस्ट मेक ए मिक्सचर. कुछ लोग तो उनको भून के भी एक पाउडर बना लेते हैं, या सिंपली आप उनको वैसे भी ले सकते हैं. सो स्टार्ट टेकिंग ऑल दोज थिंग्स, गो ऑन ए रेगुलर वॉक, योगा, और अपनी जो कोई भी अपने का पैशन पहले रहा होगा किसी भी चीज़ में, बिकॉज यू नो इस एज पे क्या होता है, बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज चले गए, अपनी लाइफ में चले गए, हस्बैंड भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, ऑल ऑफ ए सडन हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत ही नहीं है. हाँ, क्योंकि जब पूरा घर आपके चारों तरफ चलता था, और उसके बाद सब पंछी अपना अपना उड़ गए हैं. हाँ. तो वो अकेलापन आपको बहुत तंग करता है. वो तंग करता है. तो उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ, कोई भी एक हॉबी पकड़ के उसको, मतलब उसको पकड़ना जरूरी है. एक तरह से चाहे आप गाने सुनने का लगा लो, गाना गाने का ही लगा लो, कुछ भी नया सीखना शुरू कर दो, नीटिंग कर लो, क्रोशिया कर लो, पौधे संभाल लो. तो यहाँ पे मैं कहती हूँ हमारे लिए ये जो सोशल मीडिया ना एक बोन बन के आया है. हम लोग यूट्यूब पे कुछ भी सीख सकते हैं. पहले तो हम कहाँ जाओगे, सीखोगे, किससे सीखोगे, अब सब कुछ अवेलेबल है. बस आप टाइम निकालो, अपना एक रूटीन बना लीजिए डे का, कि मैंने इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है. और मूड स्विंग आता है, और उसको सबसे ज्यादा भुगतने वाला आपका पार्टनर ही होता है, उसके ऊपर निकलता है जाके. सो हम लोग बोलते हैं कि ही इज अ मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन. बेचारे को, मेनोपॉज लेडीज को तो बहुत हम सब कुछ पढ़ाते रहते हैं, जो भुगत रहा होता है उसको कोई कुछ नहीं बताता कि तुझे कैसे भुगतना है इसको. ठीक है. सो ही इज इक्वली, इवन एंड्रोपॉज भी एक वर्ड होता है, लाइक से कि सेम वे मैन, उनके भी हार्मोन्स डाउन होना शुरू हुए हैं, तो दे आर ऑल्सो इन ए इमोशनली अनस्टेबल फेज. और ऊपर से वाइफ का मेनोपॉज की वजह से शी इज टोटली इरिटेबल ऑल द टाइम. तो मतलब दे शुड फाइंड सम वे टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, लाइक गोइंग ऑन ए वॉक टुगेदर, या कुछ भी एक चीज है, गार्डनिंग इकट्ठे कर लिया, कुछ भी कर ली, और गिव ईच अदर सम स्पेस. ये तेरा स्पेस है, ये मेरा स्पेस है, वी आर हैप्पी इन ईच अदर स्पेस. सो वो आई थिंक वाइफ पूरा दिन खाली नहीं होगी तो वो आपके ऊपर भड़केगी भी कम, उसके पास अपने बहुत सारे काम हैं. सो इस तरह से मतलब वी हैव टू फाइंड आउट आवर ओन टेक्निक एंड वेज, रादर देन जस्ट पूरे दिन बैठ के क्रिब करने का कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कोई भी नहीं पूछेंगे. बच्चों की शादी हो जाएंगी, उनकी भी अपनी जिंदगी शुरू हो जाएगी, चाहे लड़की है या लड़का है, तो वो आप समझ लीजिए कि हाँ, उनकी अपनी लाइफ अपने ट्रैक पे जा रही है, और हमें अपने आप को खुद से बिजी रखना है. ठीक है. हैव सम ग्रुप, फीमेल, जैसे आजकल तो बहुत अच्छा है, लेडीज अकेले घूमने जाती हैं. दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स जो हमें खुद को बिजी रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजी रहेंगे तो ज्यादा दिमागदारी इधर उधर नहीं मारोगे, आप अपने में खुश रहोगे. और खुश रहना बहुत जरूरी है. और डाइट का, फैटी फूड्स बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल कम कर दीजिए. सो अपने आप को हेल्दी रखना अब हमारी चॉइस है, हमें खुद को रखना है, बिकॉज नाउ वी नो, अब हम एक्सपीरियंस भी हैं, हमें पता ये फूड इसमें ये है, इसमें ये. अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हमें हर चीज के बारे में, खान पान का पता है, तो बस हम इधर से खुद को कंट्रोल करके उसको खाना वैसे ही है. मैंने आपसे पूछा कि जैसे ये यूट्रस रिमूव हो जाता है, इसके बाद ना लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? नॉर्मली मैंने बहुत आसपास देखे हैं किस्से कि दिक्कतें बहुत आती हैं, या मेंटली भी आती हैं, मैं कह नहीं सकती. एक तो मैं आई गो बैक टू दैट क्वेश्चन कि हमें अपने आप को ये कैसे करना चाहिए, मेडिकली हमें चेकअप कितना बार कराना चाहिए. आई थिंक एक तो वो है, एक्चुअली स्पीकिंग वी शुड गेट और पैप्समियर, मतलब थेरेटिकली तो 21 से 35 साल की उम्र में भी हमें साल में एक बार पैप्समियर जरूर कराना चाहिए. बट स्टिल इफ बाय एनी चांस आप वो नहीं करा पा रहे हैं, बट आफ्टर 35 आपको एक बार पैप्समियर कराना चाहिए. अगर ये नॉर्मल आया है बिल्कुल, तो आप 3 साल आराम से रह सकते हैं, एवरी 3 years. अगर उसमें कोई भी फाइंडिंग आई है तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको 6 मंथली या 1 yearly आपको इस तरह से पैप्समियर के लिए जाना चाहिए. देन एक रूटीन मैमोग्राफी या सिंपल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और अपना एक पूरा हेल्थ चेकअप आई थिंक आफ्टर 35 यू मस्ट हैव, कि जिसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल हो गया, जिसमें हमारा बीपी, शुगर और इस तरह से, एंड देन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी. तो एक स्क्रीनिंग हमें अपनी जरूर करवा लेनी चाहिए. कुछ भी हम हिस्टेरेक्टमी जो वर्ड है यूट्रस निकालना, हिस्टेरेक्टमी,
हिस्टेरेक्टमी के कुछ फिक्स इंडिकेशन होते हैं, लाइक कुछ केसेस में हमें वो 40 की उम्र में भी करनी पड़ जाती है, 42 की उम्र में भी करनी पड़ जाती है, बट जनरली अगर ऐसा कोई फिक्स इंडिकेशन नहीं है तो 45 जो हम एक नेचुरल एज मानते हैं मेनोपॉज की, कि 45 से 50 इज द टाइम जहाँ लोग मेनोपॉज में जाते हैं, तो 45 तक हम जनरली अवॉइड करते हैं कि हम किसी की भी हिस्टेरेक्टमी जस्ट फॉर लाइक उसने बोल दिया मुझे यूट्रस निकाल दो तो हम निकाल दें, ऐसा हम लोग अवॉइड करते हैं। कुछ टाइम कंडीशंस हैं, फाइब्रॉइड कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से निकालनी पड़ रही है, तो 45 से पहले हम लोग कोशिश कर मतलब हमारा रहता है कि हम लोग ओवरीज ना निकालें, बिकॉज ओवरीज अभी भी हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। यूट्रस इज ए स्ट्रक्चर जो कि बिकॉज ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं इसलिए यूट्रस ब्लीड कर रहा है। अगर यूट्रस नहीं है तो ब्लीडिंग नहीं होगा, बट ओवरीज आर देयर प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है। सो जो मेन हमारा प्रॉब्लम आता है वो हार्मोन कम होने का आता है। तो 45 तक बी वेरी श्योर कि जब आप अपना यूट्रस निकलवाने की सर्जरी कर रहे हैं, यू टेल योर डॉक्टर कि डॉक्टर मेरी ओवरी बिना इंडिकेशन का आप प्लीज मत निकालना, ठीक है। अगर ओवरी में प्रॉब्लम है कुछ उसमें सस्पिशियस, वो तो अलग बात है, वो तो फिर अपने पास चॉइस ही नहीं है, या फिर हम कोई कैंसर के लिए सर्जरी कर रहे हैं या हम कैंसर सस्पिशन फर्स्ट स्टेज आया तब हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देन वी रिमूव एवरीथिंग, क्योंकि वो फिर फैल सकता है। बट अदरवाइज फाइब्रॉइड के लिए किया है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी आपने कराया, तो कोशिश कीजिए कि आपकी 45 की एज तक ओवरीज को ना निकाला जाए। और ये बोलना कि यूट्रस निकल गया इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज वो होना ही था 45 के बाद, तो मैंने ओवरी ने वैसे भी डाउन जाना ही था, तो वो जाएगी ही। तो उस टाइम हमारा क्या है, व्हाट वी रियलाइज इज वो पेशेंट ना हर अपनी प्रॉब्लम को उससे कनेक्ट कर देता है। कुछ भी बात करो, तुम्हारा वजन बढ़ गया, हाँ जी ऑपरेशन के बाद हो गया, ये हो गया, हाँ जी ऑपरेशन के बाद हो गया, तो उसकी हर चीज अब उसने मान लिया है कि ये हो गया है इसलिए मेरी जो जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आने वाली है वो इसकी वजह से आने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो तुमने भी बहुत कॉमन सुना होगा, ज्योति किसी से भी पूछो तुम्हारा वजन क्यों बढ़ गया, दवाइयों से बढ़ गया जी, ऑपरेशन किया था इतने साल पहले, वो 30 साल पहले उसका बच्चा हुआ होगा, उस 30 साल के ऑपरेशन को भी अभी भी अपने मोटापे के लिए जिम्मेवार बता रही होगी वो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनीथिंग, आपका वजन बढ़ा है बिकॉज मेनोपॉज में बढ़ता है, और अगर हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं तो हम लोग अपने आप को बिल्कुल फिट रख पाते हैं। खाने के बहुत हम लोग वो हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद, मैंने ये नहीं खाना, ये गर्म है, ये ठंडा है, इसे नहीं। जो हेल्दी फूड है उसमें लिमिट में खाया हुआ कोई भी खाना गर्म ठंडा इस तरह से आपके ऊपर नहीं असर करता है। आप उसको अनलिमिटेड खाओगे तो फिर कोई भी चाहे उसको मुझे तो खैर गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट अभी भी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है, बट वट एवर जस्ट जो लोग बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत गर्म है, ये मेरे लिए बहुत ठंडा है, तो आई टेल देम अगर आप केले भी 2 दर्जन खाओगे तो वो तो दिक्कत देने ही वाले हैं। केला 1 या 2 खाओगे तो वो आपके लिए किसी भी हालत में ठीक है। अति तो हर चीज की बुरी है। अति हर चीज की बुरी है। यूट्रस रिमूव हो जाता है मान लो किसी का, तो एक तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन के बारे में आप बताओ कि कैसा रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, और उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे आपने यूट्रस रिमूवल का सर्जरी कराया है, सावधानी के तौर पे तो जैसे जो किसी भी सर्जरी के बाद जैसे हम बोलते हैं कि 1.5 महीना या 2-3 महीने तक आप हैवी वेट्स उठाना, इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह में ना जाएं, बट हाँ बेड पे भी ना लेटे रहें। आपका सर्जरी हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1.5 महीना अपनी इतनी सेवा करानी है कि बेड से बिल्कुल ही नहीं उठना, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में जो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं वो तो इतनी अच्छी है कि मतलब मरीज को हम नेक्स्ट डे चलाना शुरू कर देते हैं, और 1 वीक के बाद हम उसको एक नॉर्मल रूटीन अपना मेंटेन करने को बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमें बेड रीडर नहीं बनना है, क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लाइक ब्लड के क्लॉट जिसको हम बोलते हैं कि अगर प्रोलॉन्ग बेड पे लेटे रहते हैं तो ब्लड के क्लॉट्स भी बन जाते हैं। तो आपको एक्टिव रहना है। हैवी वेट्स ये सब हम लोग 1.5 से 2 महीना आपको नहीं उठाना है। सेक्सुअली एक्टिव हैविंग रिलेशंस आफ्टर 4-5 मंथ्स यू कैन हैव, एंड डू नॉट बी अफ्रेड दैट अब मेरा हिस्टेरेक्टमी हो गया है, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वेजाइना इज अ इलास्टिक स्ट्रक्चर। जनरली आजकल सर्जरी करते हुए गुड पार्ट ऑफ वेजाइना इज लेफ्ट बिहाइंड, तो इससे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है आप लोगों को। सेम अपना डाइट ठीक रखिए। अपने हरियाणा में तो क्या ऑपरेशन हो गया तो 20 किलो घी तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मेरी शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरे हाड़ दुखन लग जाएंगे। ठीक है, वो अपना ऑपरेशन से पहले अपने घी का इंतजाम पहले करवा लेती है कि मैं गाँव में से घी मंगा के रख लेती हूँ, मेरा ऑपरेशन होना है उसके बाद तो मैं ये तो बनवा के खाऊंगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हम एक्टिव भी नहीं है, हम इतना काम भी नहीं कर रहे हैं, हम ये जो 20-20 किलो या 10-10 किलो जो हम घी खा रहे हैं अपनी सेहत के नाम पे, ही कहाँ जाने वाला है।
ये अल्टीमेटली हमारे को बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स, मोटापा बढ़ना, ये सारा हमारा उससे आने वाला है. हेल्दी फूड विद कैल्शियम विद एवरीथिंग, यू कैन हैव एडिक्वेट अमाउंट. दिन में आपने 2 रोटी खाई, उसके ऊपर घी रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप सब्जी में भी 2 चम्मच घी डाल रहे हो, आपने लड्डू भी घी के बनवा रखे हैं, आप दूध में भी कई बार घी घोल लेते हो कि मेरे को इससे ताकत मिलेगी, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देने वाला है. और चलना है नहीं बिल्कुल भी. हाँ, फिर चलते नहीं है उसके बाद कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं तो चल नहीं सकती. तो फिर वो सारा मिला के एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन वहां पे हो जाता है, और फिर वही शुरू हो जाता है. मैंने जब से ऑपरेशन कराया है, मेरा शरीर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैं कंडम हो गया है. कंडम हो गई, मैंने तो ये निकलवा लिया. तो ये आई थिंक हमें धीरे धीरे अपने आप को इन चीज़ों के लिए, मतलब आप कितनी सारी लेडीज हैं जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर्ड हैं, यू कैन नॉट मेक आउट ऑल्सो कि इनकी हिस्टेक्टमी हो भी रखी है, उन्होंने अच्छे से वजन अपना कम कर लिया है. और मेरी फैमिली में तो आई विल टेल यू दैट 2-3 जिनके कैंसर की वजह से हमें हिस्टेक्टमी करना पड़ा, एंड दे आर सो हेल्दी. अच्छी डाइट, ढंग से खाई हुई डाइट, बॉडी को एक्टिव रखना, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिया, अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगी? हमारे व्यूअर्स ना ज्योति, हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. यंग व्यूअर्स, व्यूअर्स ऑफ आवर एज ग्रुप, मिडिल एज ग्रुप, एंड व्यूअर्स ऑफ ओल्ड एज ग्रुप. सो यंग गर्ल्स को तो मेरा एडवाइस है कि योर जनरेशन इज वेरी स्मार्ट, वेरी फॉर्चुनेट, यू गाइज आर वेरी नॉलेजेबल. आई मीन समटाइम्स वी फील दैट यू नो ये एक बहुत बड़ा बून है कि तुम सबके सामने सब चीजें अवेलेबल हैं, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी. बट गर्ल्स, प्लीज डोंट मिस यूज द फ्रीडम. अल्टीमेटली इट्स आवर बॉडी, सो आपकी बॉडी आपकी अपनी है, और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है. तो हमें एक जिम्मेवार यूथ बनना है, ना कि हम एक रेकलेस यूथ की कुछ भी कर रहे हैं. माई बॉडी माई, आजकल जो ट्रेंड चलता है कि माई बॉडी माई रूल्स. Fine, it's your body, but you should have the rules to regulate your body very well. Keep your body healthy. For middle age, even I'm in middle age, I don't know what to say exactly. But yes, now we have to make a good circle. I think we should have a good circle of friends to talk around and keep ourselves physically very active. And for old age, go for a regular checkup. Keep at least, और कुछ नहीं कर सकते तो एक वॉक तो जरूर करें, घर से एक बार जरूर निकलें. जैसे छोटे शहरों में ना लेडीज पार्कों में इकट्ठा हो जाती हैं, वहाँ गाने गाएंगी, गीत गाएंगी, बातें करेंगी. बड़े शहरों में रिक्रिएशनल सेंटर्स बने हुए हैं, तो एंजॉय देयर, एंजॉय दैट. बिल्कुल एंजॉय योर लाइफ. बहुत कर लिया आपने, अब आप खुश रहो, एंजॉय करो, और औलादों को भी करने दो. बिल्कुल. एक सिंपल सा मैं बताती हूँ. रोहतक में आई थिंक आपको भी पता होगा, एक पार्क में सुबह वो सब लोग इकट्ठी होती हैं, भजन वजन गाती हैं. सो माई मदर गोज देयर, और जिस दिन वो नहीं जाती ना, उस दिन वो बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही होती. तो हम लोग सब यही बोलते हैं कि जो इनकी मॉर्निंग जो चुगली सेशन है ना, दैट इज नॉट देयर. तो उस सुबह का जो इनका है ना, वो निकल नहीं पाया. सो दैट इज वेयर देयर. तो वो बहुत जरूरी है. ठीक है, आपस में बात करो, हंसी मजाक करो, उसको इतना सीरियसली भी मत लो कि आपस में किया, बिकॉज फेलो एज ग्रुप है, अपनी आपस की बात की, उसको निकाल दिया, तो आप मेंटली भी उससे फिट रहते हो. और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए. आई थिंक वो हमारे माइंड को एक्टिव रखता है. सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, कब तक भी सीखते रहो. बहुत अच्छा सेशन गया प्रिया आज आपके साथ, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला. और यंग जनरेशन जरा संभल के देखें, सुने, समझें बात को, आप लोगों के लिए ही फायदा है. हम माँ हैं तो उसी हिसाब से एडवाइस करते हैं कि अच्छा करेंगे आप लोग तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. राइट. तो आज का सेशन एंड करते हैं प्रिया. यस ज्योति, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत सारी बातें, ऐसे लगा नहीं कि हम लोग सेशन कर रहे हैं, बस ये माइक देख के समझ में आ रहा था. अदरवाइज तो ऐसा लगा कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले और हम रेगुलर बातें कर रहे हैं. टीआरडी टॉक शो पे आज हमने बात की डॉक्टर प्रिया दहिया से, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें मैम से बात करके. और इसी तरह की स्टोरीज आपके पास हैं तो आप भी पहुंचिए हम तक, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू. और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा. शेयर भी कीजिएगा, जिनको जरूरत है उनसे शेयर कीजिएगा. अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया. थैंक यू.